ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा 5वां दिन है एंड वी आर ऑन द फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक 5 के ऊपर है। Previously we have discussed the relationship between the project management, program management, portfolio management and OPM, organizational project management. Today we are starting with the relationship between the project management and operations management and उसका relationship जो organizational strategy से बनता है। किसी हद तक हम ये बातें कर चुके हैं और हमें समझ है कि जो कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है एंड देयरफॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस रनिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सपोज्ड टू बी अलाइन्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। बस इसी बात को हम यहाँ थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे। इसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात होगी और ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स की बात होगी कि वो जो आम ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो काम नॉर्मल आइटरेटिव वर्क चल रहा है, उसके भी तो कोई स्टेक होल्डर्स होंगे। वो स्टेक होल्डर्स आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को या आपके प्रोजेक्ट को कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड किस तरह से हैं, वो प्रोजेक्ट्स को कितना सीरियस लेती हैं। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि टेलर्ड अराउंड दी प्रोजेक्ट होती हैं या उस मेंटेलिटी के काम को करना है और कोई नई अचीवमेंट करनी है और कोई चेंज लानी है, ऐसी ओरिएंटेशन होगी तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस में क्या ताल्लुक है। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस से भी हम इंट्रोड्यूस होंगे कि ये गवर्नेंस चीज क्या है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो गवर्नेंस है वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। ये है जी हमारे ये टॉपिक जो कि इस हेडिंग के अंडर हमने डिस्कस करने हैं। जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर, और मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो ऐसा काम है जो मुसलसल है, जो नॉर्मल है, जो रेपिटेटिव इन नेचर है, जो रूटीन है। आम काम जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, भले वो कोई चीज अकम्प्लिश कर रहा हो, भले वो कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, मगर वो काम हम रोजाना करते हैं, हम मुसलसल करते हैं। और उसमें कोई ये सिलसिला नहीं होता कि जी आपने कोई एक स्पेसिफिक अचीवमेंट दिखानी है। आपने रेपिटेटिव, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है वो घी के डब्बे बनाती है, तो वो घी के डब्बे बनाती है, लोगों को पता है कैसे बनाने हैं, एसओपीज में लिखा हुआ है, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारियों का पता है। और अगर कोई उन जिम्मेदारियों के मुताबिक काम नहीं करेगा तो उसकी पकड़ वहां से होगी। लेकिन जो लिखा हुआ है एसओपी में, हमें वी आर बाउंड टू वर्क एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट और रेपिटेटिवली वी कीप डूइंग डूइंग इट दैट वे। ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ये जिम्मेदार है, जो आपका ऑपरेशनल मैनेजर होता है या बॉस होता है या जो भी उस पूरे सेटअप को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लोग देख रहे हैं, उसको ओवरसी करना कि काम कैसा हो रहा है, एसओपी के मुताबिक हो रहा है, प्रोसीजर के मुताबिक हो रहा है, उनको हिदायत देना, उनको जब मसाइल में हो उसको एनालाइज करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो ये जो बिजनेस ऑपरेशंस का पूरा मैकेनिज्म है, जो आम तौर पे आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि फलाना ऑपरेशन मैनेजर है या इवन सीईओ जो है, वो भी बुनियादी तौर पे तो ऑपरेशंस का रोल है ना, या फॉर दैट मैटर आजकल एक नया रोल जो सीओओ का इंट्रोड्यूस हुआ है, वो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। तो बुनियादी तौर पे दिस इज द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रेपिटेटिव हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो उस सारे का जिम्मेदार है, मतलब उसको ओवरऑल ओवरसी डायरेक्ट कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। और इसी तरह डिफरेंट लेवल जो उसके नीचे हैं वो भी अपनी अपने मकाम के मुताबिक इन चीजों को ओवरसी, डायरेक्ट और कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ऑपरेशंस वक्त के साथ साथ जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो डे टू डे बिजनेस हो रहा है, वो खूब से खूब तर होता है, इवॉल्व करता है, और वो इवॉल्व करता है हालात और वाकयात के मुताबिक। आज की जरूरत के मुताबिक आपकी फैक्ट्री रीस्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन जो कोई भी मैकेनिज्म इन वोग आप टेस्ट करके इन वोग कर चुके हैं उसके मुताबिक ही काम होगा। हर बंदा अपना तजर्बा नहीं कर रहा होगा कि जनाब मेरा ख्याल है कि ये चीज ऐसे इंप्रूव होने, मैंने ऐसे करनी शुरू कर दी। दिस इज नॉट द वे ऑफ चेंजिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जरूरी हैं, अगर नेसेसरी,
ताकि जो कोई भी मकासद उन ऑपरेशंस की वजह से स्ट्रेटेजिक लेवल पे पूरे हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन उसकी जो है, तो स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल गोल्स जो आपने बना रखे हैं बिजनेस के हवाले से, वो पूरे होते रहे, आपके ऑपरेशंस के मकासद पूरे होते रहेंगे। जहां तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, आपको पता है कि ये एक टेम्परेरी एंडेवर है, टेम्परेरी इन नेचर है, और दे कैन हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स व्हेन दे आर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक चीज जिसकी वजाहत नहीं की गई वो ये है कि वो जो तब्दीली ऑपरेशंस अपने अंदर नहीं ला सकता था, उस तब्दीली को लाने के लिए मुझे एक टेम्परेरी वेंचर करना पड़ेगा, एक तजर्बा करना पड़ेगा, एक एफर्ट, एक चैलेंज टेक ऑन करना पड़ेगा, और मुझे वो तरीका इजाद करना पड़ेगा या फाइंड करना पड़ेगा जिसको बाद में हम अडॉप्ट कर सकें अपने ऑपरेशंस के अंदर। लेकिन ये काम जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर रह के नहीं कर रहा, इसको ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद और स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखते हुए और उसके तहत करना होगा। तो प्रोजेक्ट्स भी कोई ऑपरेशंस ही की तरह ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं या उसके साथ अलाइन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस तब्दीली लाती हैं अपने अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने सिस्टम्स के अंदर, और वो इसी तरीके के साथ अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनिशिएटिव्स के जरिए वो नए नए इनिशिएटिव्स क्रिएट करती हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं जिसको हम तब्दीली का जरिया समझते हैं, दरअसल यही प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज होते हैं। ये जो लफ्ज इनिशिएटिव है, ये वो वेंचर्स हैं जिनमें हम जाना चाह रहे हैं, जिससे हम वो तब्दीली टेस्ट करके देखना चाहते हैं, और जब वो प्रूव हो जाएगा कि हाँ ऐसा काम करेंगे, इस तरह से काम करने से हमारा फलाने वाला मसला हल हो जाएगा, फलानी तब्दीली लाई जा सकती है, जब ये साबित हो जाएगा तो फिर हम उसको अपने डे टू डे बिजनेस में, अपने डे टू डे ऑपरेशन में शामिल कर लेंगे। मतलब एसओपी को बदल दिया जाएगा। मैं ऑपरेशंस के बारे में एक बात कहता हूं कि ऑपरेशंस एक ऐसी चीज है कि जिसको मोम की तरह बदला नहीं जा सकता। ऑपरेशन काफी स्टिफ नेक्ड होते हैं, इनको तोड़ा तो जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। आपकी एसओपी की किताब में एक सफा लिखा है जिसमें लिखा है प्रोसीजर एक काम करने का। अब अगर मैकेनिज्म चेंज हो जाए, आप काम करने का तरीका बदल लें, तो ये पूरा सफा जो है ये नल एंड वाइड हो जाएगा। इसको हम तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, और इसको रिप्लेस कर देंगे एक किसी नए ऑपरेशन के साथ, किसी एक नए प्रोसीजर के साथ। तो आप चलते हुए ऑपरेशन के अंदर मोम की नाक की तरह इसको कभी इधर मोड़ लिया, कभी उधर मोड़ लिया, ये नहीं कर सकते, एंड दैट विल बी डेट्रीमेंटल, बिकॉज ये तो हो गया कि ऑन द रन आप तजर्बे कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के साथ, जिसकी वजह से आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी सफर कर सकते हैं। तो मतलब हमने ये कोशिश करनी है कि जिस तरह से हमारा डे टू डे बिजनेस चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन जो भी तब्दीली लानी है वो सोच समझ के और देखभाल के किसी मैकेनिज्म के थ्रू लाई जाए, और वो मैकेनिज्म, चेंज का मैकेनिज्म जो है, वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू लाए जाते हैं। Operations management is a subject area that is outside of the scope of formal project management. ये जो a guide to project management body of knowledge है, this does not discuss in detail operations management. ये बस इतनी थोड़ी बहुत बातचीत जो यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर आगे किताब में किसी जगह पर भी स्टैंडर्ड में ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात नहीं होगी, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कैसे करनी चाहिए, क्या हिसाब किताब है, पूरा सब्जेक्ट है, लोग पढ़ते हैं, इसमें मास्टर्स करते हैं। तो मतलब ये तो बजाते खुद एक सब्जेक्ट है जो कि हमारे प्रोव्यू से बाहर है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बिजनेस से बाहर है। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कोई गैर जरूरी चीज है, नहीं। लेकिन हम जब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन के साथ सिर्फ अपना लिंकेज देखेंगे, वो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन से हम कैसे लिंक होते हैं, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट करेंगे नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर मान सकता हूं कि देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी एक्सरसाइज करते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करते हैं। मिसाल के तौर पे वहां भी लोगों को मैनेज किया जाता है, यहाँ भी लोगों को मैनेज किया जाता है, वहां भी रिसोर्स मैनेज होते हैं, यहाँ भी रिसोर्स। तो कुछ कॉमनैलिटीज तो जरूर हैं, लेकिन कुछ बड़े मेजर किस्म के डिफरेंसेस भी हैं ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट के दरमियान,
तो मुझे ऑपरेशंस नहीं पढ़ना, यहाँ पर ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं पढ़नी, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़नी है। ये वजह है कि इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा। इट इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद ऑनगोइंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो मुसलसल होने वाले काम है। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट बिजनेस ऑपरेशंस continue efficiently by using the optimum resources needed and meeting the customer demand। ये अभी बिजनेस ऑपरेशन की बात हो रही है, प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही कि बिजनेस ऑपरेशन बिल्कुल फाल तरीके के साथ किए जा रहे हों, मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में किए जा रहे हों। बिजनेस ऑपरेशन, प्रोजेक्ट की बात नहीं है। और कम अज कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा रहा हो और कस्टमर की डिमांड पूरी की जा रही हो। ये है हमारी ऑपरेशंस मैनेजमेंट की ख्वाहिश या उसकी जरूरत। इसका ताल्लुक जो है वो प्रोसेसेस को मैनेज करने से है कि उस काम को करने के लिए जो प्रोसेसेस की जाती हैं उनको प्रॉपर तरीके के साथ कंट्रोल या मैनेज किया जाए, ताकि हम जो कुछ इनपुट है उसको किसी प्रोसेस से गुजार कर अपनी डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस इज व्हाट द टारगेट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज। अभी जरा देख लीजिए कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के दरमियान मैंने कहा कुछ सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या चीजें हैं? दोनों कामों को करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। दोनों के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, चीजें चाहिए, टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। दोनों काम करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और जहां कहीं भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वहां पे लाजमी बात है कि ये बात आप समझते होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का जो असूल है कि जिस चीज की जरूरत बढ़ती है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड जब बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है। अगर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और दोनों कामों को करने के लिए बंदे तो चाहिए होंगे और रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे, तो जब वो कम पड़ जाएंगे तो आपके पास ऊपर कंस्ट्रेन आ जाएगा कि भाई ये तो बंदे कम अवेलेबल हैं या चीजें कम अवेलेबल हैं, अब गुजारा करना पड़ेगा। अब आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो थोड़े से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं इनको बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जा सके, सबसे जरूरी कामों पे लगाया जाए, सबसे हाई प्रायोरिटी वर्क पे लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो खैर एनीवेज, वेदर वो प्रोजेक्ट हो या ऑपरेशन हो, उन दोनों में रिसोर्सेज की लिमिटेशन अक्कर करेगी। जो रिसोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वो कंस्ट्रेन हो जाएगा। दोनों को, प्रोजेक्ट हो या ऑपरेशन, दोनों में प्लानिंग की जरूरत है। दोनों को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट किया जाता है और दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन हम ये जानते हैं और समझते हैं कि प्रोजेक्ट चूंकि टेम्परेरी एंडेवर है, उसको प्लान करने से पहले स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इनिशिएट भी तो करना पड़ेगा। ऑपरेशन को तो इनिशिएट करने की जरूरत नहीं, वो तो इनिशिएटेड है, वो तो कॉन्टिन्यूस है। तो एक दफा गाड़ी चल पड़ी है तो चलती जाएगी। और इसी तरह ऑपरेशन को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर है। जबकि प्रोजेक्ट ने जब अपना मकसद अचीव कर लिया तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल भले कॉमन हो, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए उसको इनिशिएट करना और क्लोज करना जरूरी है, जबकि ऑपरेशन में नहीं है। ये दोनों चीजें, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन, आपने अभी देखा और अभी हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपनी अपनी जगह पे अलाइंड है। वो जो ऑपरेशन काम कर रहा है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के मुताबिक ही कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। और इसी तरह जो प्रोजेक्ट तब्दीली लाना चाह रहा है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अलाइनमेंट में ही लाना चाह रहा है। वो कोई अपनी मर्जी से कोई नई तब्दीली इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, अपना कोई आइडिया कॉइन करके नहीं ले आया कि ऐसा करके देखते हैं, बल्कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये काम सौंपा गया है कि इस काम को हम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते हैं, तो बताओ कि ये कैसे हो पाएगा। तो ये फिर चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया और आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट में रहते हुए इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया। दोनों काम करने से डिलीवरेबल निकलता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल है और नॉलेज है, ये प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के दरमियान इंटर ट्रांसफर होता है। मतलब यूं होता है कि जब प्रोजेक्ट कोई चीज बना लेता है, कोई आउटपुट डिलीवर कर देता है, तो वो जो आउटपुट है, जो डिलीवरेबल है, वो अल्टीमेटली
ऑपरेशंस में जाके अडॉप्ट हो जाता है। जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना होता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस के पास तजर्बा होता है, उसके पास नॉलेज होता है। तो एक्सपर्टीज जो है हम ऑपरेशन से लेते हैं। लोग भी शायद हम तजर्बाकार लोग और चीजें हम ऑपरेशन ही से मुस्तार लें, लेकिन अल्टीमेटली हम एक स्पेसिफिक मकसद के लिए इन लोगों को इकट्ठा करते हैं, इस नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे मीट कर सकें और वो डिलीवरेबल बना सकें जो हमारा मकसद था। तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ इधर से उधर ट्रांसफर होती हैं और ये काम मुसलसल होता रहता है। अकर थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रोजेक्ट सोर्स टू ऑपरेशंस टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट रिसोर्स जो है वो ऑपरेशंस को कन्वर्ट होता है, और ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशनल रिसोर्स टू प्रोजेक्ट्स, ये मतलब दोनों तरफ से चीजें इधर से इधर और इधर से उधर आती हैं। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये जो रिसोर्सेज फारिग करेगा वो वापस ऑपरेशन में चले जाएंगे। आप इनके डिफरेंसेस के ऊपर एक नजर डालिएगा। आल्दो आई नो कि ये आपको बिल्कुल क्लियर है चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में सामने आपके रखने के लिए, प्रोजेक्ट जो है उसके लिए एक खास स्किल, एक खास नॉलेज हमें चाहिए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और ऑपरेशंस के लिए हमें ऑपरेशंस का, ऑपरेशन मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए, या बिजनेस की प्रोसेसेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसका नॉलेज चाहिए। प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी अंडरटेकिंग है, काम करेगा, होगा और खत्म हो जाएगा, जबकि ऑपरेशंस ने तो वो तो परमानेंट वर्क है, वो तो होता रहेगा। प्रोजेक्ट्स एक टेम्परेरी असाइनमेंट के तौर पे किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन की ऑनगोइंग नेचर है, उसके ऑपरेशंस की, कामों की ऑनगोइंग नेचर है, मुसलसल नेचर है। इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट, जो आउटपुट या प्रोडक्ट है या डिलीवरेबल है, वो यूनिक इन नेचर है, क्योंकि पहले कभी नहीं बना इस तरह की चीज, तो इसका तरीका नहीं आता किसी को। हम इसको इजाद कर रहे हैं, हम इसको नए सिरे से बना रहे हैं इस चीज को, जबकि ऑपरेशंस को उस चीज को बनाने का तरीका, रेसिपी उसकी पूरी दे दी जाती है, और उसे कहते हैं बस इस तरह से छापते जाओ, बनाते जाओ रेपिटेटिवली, ये प्रोडक्ट इस तरह इन स्टेप्स से गुजारोगे तो इस क्वालिटी का प्रोडक्ट या इस शक्ल का प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो उसके पास एसओपी है जिसको उसने रेपिटेटिवली फॉलो करके वो चीज बनाते रहना है। जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं, जो वर्क फोर्स है, जो चीजें हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट की महदूद मुद्दत के लिए रिक्वायर्ड है, उसके बाद तो रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब उन्हें फारिग कर देना होगा, तो इसकी रिसोर्सिंग टेम्परेरी है। जबकि जो लोग ऑपरेशंस में होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मतलब फाइनेंस का बंदा फाइनेंस ही में होगा और मुद्दतों से होगा। बहुत कम आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे में शिफ्ट होने का, उनकी स्पेशलाइजेशन और स्किल्स ही उस डिपार्टमेंट के मुताबिक होते हैं। तो इस वजह से वहां पे लोग ज्यादा देर रहते हैं और एक ही तरह के स्किल लोग होते हैं। जबकि प्रोजेक्ट्स के अंदर एक तो टेम्परेरी सोर्सिंग है, और दूसरी बात ये कि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल स्किल्स के लोग होंगे। एक फाइनेंस का बंदा, एक आईटी का बंदा, एक एक मेसन, एक कारपेंटर। तो इस तरह से वो मल्टीपल स्किल्स के लोगों को हम प्रोजेक्ट में इस तजर्बे के लिए जो हम चैलेंज अंडरटेक कर रहे हैं उसके लिए हम उनको लेते हैं। प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड कैसे होते हैं जी? मैंने एक बात आपसे की थी, हल्की फुल्की बात उस वक्त हुई थी, आगे जाके तफसील में भी करेंगे। एग्जीक्यूशन मैंने कहा था कि ब्लाइंड प्रोसेस है। एग्जीक्यूशन में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बहुत सोच समझ के प्लानिंग में बनाया जाए, पूरी प्रोएक्टिविटी इस्तेमाल की जाए, उसके अंदर जितना टाइम लगता है उसको दिया जाए। अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना लिया तो एग्जीक्यूशन का काम कुछ भी नहीं रह जाता। उसने सिर्फ जिस जैसे एसओपी को पढ़ पढ़ के काम किया जाता है, उसके एन मुताबिक आपने भी एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपनी एसओपी समझना है, और जो कुछ उसमें लिखा है बस वही करना है और कुछ नहीं करना। वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहेगा। जो हमने पढ़ा था, प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होगी तो प्लान तब्दील होता रहेगा। तो जैसे जैसे तब्दीलियां होती रहेंगी वैसे वैसे मेरी एग्जीक्यूशन उसको फॉलो करती रहेगी। लेकिन एज सच एग्जीक्यूशन को ये राइट नहीं है कि वो खुद से कोई तब्दीली कर सके। जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, वहां पे आप एसओपीज को फॉलो करते हैं, वहां आप किसी किस्म की कोई चेंज वहां पर भी खुद से नहीं कर सकते। यू आर बाउंड टू फॉलो द एसओपीज। प्रोजेक्ट्स अपने मकासद अचीव करते हैं और खत्म हो जाते हैं।
जबकि ऑपरेशंस की खासियत यह है कि वो बिजनेस को अपने कंधों पे उठाए उठाए फिरता है। ऑपरेशन लाइफ ब्लड है जी बिजनेस का। अगर आपका डेली ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, आपकी फैक्ट्री को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तो उस दिन की प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल सकेंगी। इसका मतलब है कि ऑपरेशन को बंद करके तो हम जी नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार हमारे यहाँ आजकल कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, तो दिस इज नॉट दैट अलार्मिंग अ सिचुएशन। इसका मतलब सिर्फ यही लिया जाएगा कि आप लोग कोई चेंज ओरिएंटेड चीजें नहीं कर रहे और यू विल स्टिल सर्वाइव। बट द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव इफ यू डोंट ब्रिंग एनी चेंजेस। अब अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते, जमाने के साथ नहीं चलाते, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सिस्टम गलना सड़ना और पुराना होना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बिजनेस जो है उसका पट्टा बैठ जाएगा। प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के बाद, जबकि ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट से नया सबक सीख के अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके एसओपीज को रिवाइज करके उस काम को कंटिन्यू करते हैं। ये जनाब इनके प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के आपस के डिफरेंसेस। ये दोनों कहां कहां इंटरसेक्ट करते हैं, लाजमी बात है, ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई कि अमूमन जो तब्दीली की जरूरत है वो अंदरूनी या बैरूनी तौर पे जाहिर होती है। बैरूनी तौर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के हालात, लोग, कस्टमर, एनवायरनमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट लॉज, इनकी वजह से कोई तब्दीली आपको अपने सिस्टम में लानी पड़ रही है, तो उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट हो सकता है शुरू। और अगर अंदरूनी तौर के पे कोई मसाइल हैं, जो आपके ऑपरेशंस आपको बताते हैं कि जी ये काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा, इसको एफिशिएंट करने के लिए कोई बेहतर तरीका बनाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट्स वगैरह तब्दीली की जरूरत आ सकती है और प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया जा सकता है। तो नॉर्मली आप ये देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स जो है वो वक्तन फवक्तन इंट्रोड्यूस उसमें होते रहते हैं, नई नई तब्दीलियां और नए नए प्रोजेक्ट्स। हर तब्दीली की वजह तब्दीली लाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उससे कोई अपग्रेडेशन हुई, वो सिस्टम आपने अपनी एसओपीज में अडॉप्ट किया और आपका सिस्टम, ऑपरेशंस का सिस्टम इंप्रूव हुआ, एनहांस हुआ और आपने उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। जब तक कि आपकी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं इंप्रूवमेंट होती रहेगी, जब तक इंप्रूवमेंट होती रहेगी प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। जब आप ये फैसला करेंगे कि अब इस प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो गई, अब और हमने नहीं बनानी इस लाइन की चीजें, आप किसी नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो नया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर भी जन्म लेते रहते हैं। ओके, एक मिनट, ये कोई अच्छा, आई थॉट के कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एनीवेज, अभी हम रुके ही हैं, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बात कीजिए। नो सर, थैंक यू। आबिद, आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? अभी ठीक है कनेक्शन आपका? जी सर, अभी ठीक है। अच्छा, ओके। थैंक यू सर। खैर, अभी तक जो हमने बात की है वो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातचीत है और आई होप के सब लोग इसको समझ भी रहे होंगे। कोई इतनी मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें, नई बात कोई मैं नहीं कर रहा। ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स के हवाले से जैसे मैंने पहले भी हल्का सा जिक्र किया कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है उसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई तब्दीली आई तो उस तब्दीली के ऊपर भी वो स्टेक होल्डर असरअंदाज हो रहे होंगे और अल्टीमेटली उस तब्दीली की वजह से जो इनिशिएटिव शुरू होता है, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है या प्रोग्राम शुरू होता है, उसके ऊपर भी वो लोग असरअंदाज हो रहे होंगे। तो ऑपरेशनल स्टेक होल्डर जो है उसको बेशक मद्देनजर रखने की जरूरत है। पहले मैं ब्रीफली जरा स्टेक होल्डर आपको बता दूं कि स्टेक होल्डर होता क्या है। मेरी डेफिनेशन के हिसाब से स्टेक होल्डर is anybody and everybody, which could be a person or an organization, who can affect the consequence of the project or can be affected by the product of the project, no matter
the impact is positive or negative, no matter this stakeholder is big or small, this stakeholder is internal or external, ये मैटर नहीं करता। जो कोई भी या तो आपके प्रोजेक्ट की वजह से मुतासिर हो, मुतासिरीन में से हो, या आपके प्रोजेक्ट पर असर अंदाज हो सकता हो, फंडिंग दे रहा हो, इजाजत दे रहा हो, कोई और उसका स्टेक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेक उसका छोटा है या बड़ा है। हम जब स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हम मोटे मोटे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटे स्टेक होल्डर्स बाद में जाके हमारे लिए मसला बनते हैं। ऐसी लॉबिंग हो जाती है, ऐसी चीजें हो जाती हैं कि स्टेक होल्डर को संभालना मुश्किल होता है और प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता है। तो खैर प्रोजेक्ट तो बाद में, पहले हम ऑपरेशनल स्टेक होल्डर की बात करें। जो आपकी फैक्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, उस काम के कौन स्टेक होल्डर हैं? अगर से कि नादरा है आईडी कार्ड बनाता है, तो आईडी कार्ड का स्टेक होल्डर कौन है? तमाम आवाम जिसको कार्ड चाहिए, वो तमाम लोग जो कार्ड बनाने में मददगार साबित होते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसको हुक्म देने वाले, हुकूमत पाकिस्तान। तो जो जो असर अंदाज हो सकता है या जो जिस पर इस कार्ड का असर है, मतलब आवाम पे कार्ड का असर है, तो वो सब के सब लोग जो हैं वो उसके स्टेक होल्डर हैं। तो द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स, अगर आपको ये स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ गया है, तो नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स हु परफॉर्म एंड कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशंस आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन प्रोजेक्ट दैट विल अफेक्ट देयर फ्यूचर वर्क और एंडेवर। जो मेरे ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन पे असरअंदाज हो रहे हैं उनको कंसिडर करना जरूरी है। वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं क्योंकि वो मुझे इनहेरिटेंस में मिलेंगे। Project manager who considers and appropriately include the operational stakeholder in all phases of project gain insight and avoid unnecessary issues that often arise when their input is overlooked. देखें बात ये ना, हम कब तक पहलू तही करते रहेंगे, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे कि यार इस बंदे की बात नहीं सुननी। अगर आप उस बंदे को, एक मिनट, अगर आप उस बंदे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो लाजमी बात है यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप उसकी बात सुन लेंगे तो कोई हो सकता है कि फजूल बात कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काम की बात कर रहा हो, तो यू विल गेन सम इनसाइट। और जो ऐसे छोटे मोटे इशू, अगर वो बेकार बात भी कर रहा है और वो उस बेकार बात के ऊपर अड़ा हुआ है, तो हमारे हमारे लिए तो मसला खड़ा कर देगा, हमारे तो रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं आगे जाने देता। तो भाई अगर आप उसका इश्यू सुन लें, मसला सुन लें, और आपको लगे कि यार ये तो ऐसी बेकार की बात कर रहा है, इसका तो ताल्लुक ही हमारे प्रोजेक्ट से कोई नहीं है, तो किसी और चीज से लिंक्ड है इसकी बात, तो उस सूरत में हम उसे कह सकते हैं कि भाईजान आप इस प्रोजेक्ट से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम उस अननेसेसरी इश्यूज जो हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। दैट ऑफन अराइज व्हेन देयर इनपुट इज ओवरलुक। तो इनपुट को ओवरलुक नहीं करना, इन ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स को आपने कंसिडर करना है जब प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएंगे। ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स शुड बी इंगेज्ड। इंगेज का मतलब कि आप उनको ना सिर्फ ये कि उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि उनके साथ एक रिश्ता सा कायम कर लेते हैं और मुसलसल उनको अपने साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको साथ साथ बताते रहते हैं, उनको अपडेट रखते हैं कि जनाब आपने जो पॉइंट दिया था देखें ये इस तरह से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तसल्ली मिलती है उससे, और वो स्टेक होल्डर बजाय इसके कि आपका दुश्मन बने, वो आपका साथी, आपका क्या कहते हैं, आपके टीम का एक हिस्सा अपने आप को तस्वर करने लगता है, और उसकी नीड्स उसको नजर आ रही होती हैं कि मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, मैंने उसे एंगेज रखा है, पहले उसे नीड्स ली हैं, फिर उन नीड्स को अपडेट कर रहा हूं, तो वो मुझे अपने आप को मेरा फ्रेंड समझेगा और वो अपडेट रहेगा, तसल्ली में रहेगा और मेरे प्रोजेक्ट को एडवोकेट भी करेगा। तो वो इन्फ्लुएंस उसकी भले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। और अगर कोई मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में उन चीजों को जरूर नोट डाउन किया जाए। कौन लोग हो सकते हैं जी आपके ऑपरेशनल स्टेक होल्डर? लाजमी बात है कि
इट विल डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह से आपके उस काम में इन्वॉल्व हैं, मैं जो लिस्ट दी है इसमें जरूरी नहीं है कि यही वाले सारे लोग होंगे, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट दी है कि मिसाल के तौर पे आपके प्लांट ऑपरेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन सुपरवाइजर्स हैं, हेल्प डेस्क के लोग हैं, जो जो रेलिवेंट है इस लिस्ट में से या इसके अलावा भी, तो उसको आप केटर कर सकते। तो ये हैं जी आपके स्टेक होल्डर्स। ऑपरेशनल स्टेक होल्डर्स। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिश्ता। ये बड़ी मजे की बात है कि ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट के लिए, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, प्रोग्राम की या ऑपरेशन की किसी की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन के मैं अंदर हूं, मैं एक प्रोजेक्ट हूं और मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के मातहत है। ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपना एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर देती है, अपना एक कानून बताती है, हमारे यहां काम ऐसे होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूज गवर्नेंस टू एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर। कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे यहां काम ऐसे होता है, हम इन इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और हम अपने नीचे लोगों की परफॉर्मेंस को इस पैराए पे नापते हैं। इस चीज के तहत ये केपीआईज हैं जिनके तहत हमें पता चलता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या कवानीन है, इनके अंदर कैसे रहना है और किस तरह मैंने गवर्न होना है। लेकिन फिर वही बात कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना जरूरी है ताकि मैं उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत रह के काम कर सकूं। अगर कोई ऐसी चीज है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट तो तब्दीली के लिए लाया जा रहा है, लेकिन ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना रिजिड है कि मुझे तब्दीली लाने नहीं देगा, उस सूरत में मैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने एक्सेप्शंस रखूंगा कि जनाब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपका जो फलाना कानून है, जो फलाना असूल है, वो मुझे नई चीज बनाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए मेरे लिए वो कानून रिलैक्स कर दिया जाए। तो स्पेसिफिक परमिशन के बगैर मैं गवर्नेंस से पहलूतही करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जो गवर्नेंस है ये मुझे स्ट्रेटेजिकली अलाइंड रखती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्रॉडली कवानीन के मुताबिकत में। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, वो आपको प्रोवाइड करता है आपका पर्पस, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, एक्शंस आपने क्या लेने हैं, नेसेसरी टू गाइड द बिजनेस परसूट एंड इज अलाइंड विद द बिजनेस ऑब्जेक्ट। ये जो गवर्नेंस है ये एक तरह का इंतजाम है जो हमें, इंतजाम नहीं बल्कि कहना चाहिए निजाम है, जो हमें सही रास्ते पे रखता है, गामजन रखता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज शुड बी अलाइंड विद द टॉप लेवल बिजनेस डिसीजंस। जो अहकामात ऊपर से हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर उसके उसका सरखम है उन अहकामात के मतलब पाबंदी में। और अगर कोई तब्दीली है देन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी रीअलाइंड। भाई दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को उन अहकामात के या उस गवर्नेंस के मुताबिक करें, या गवर्नेंस से एक्सेप्शन मांगे कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, मुझे इजाजत दी जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नेंस कुछ और कह रही हो और आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी, मैंने प्रोजेक्ट करना है, मैं जो मर्जी करूं। आपकी मर्जी कुछ नहीं है, आप उसी कानून के तहत गवर्न हो रहे हैं। और ये गवर्नेंस का कमाल होता है कि वो अपने कवानीन को, अपने असूलों को किस हद तक इंप्लीमेंट करवा सकती है। और अगर जो कवानीन बनाए गए हैं उनके मुताबिक काम होता हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऐन मुताबिक काम होता हो ट्रांसपेरेंटली, इसको कहते हैं हम लोग गुड गवर्नेंस। और कवानीन तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन काम उसके इधर उधर होता है, तो इसका मतलब है दिस इज बैड गवर्नेंस। ये लफ्ज हम बहुत आम सुनते हैं, पॉलिटिशियंस के मुंह से तो अक्सर ही ये फूल झड़ते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को गुड गवर्नेंस का मतलब भी आता हो इन पॉलिटिशियंस में, तो आप मेरा नाम बदल दें। उन्होंने सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना होता है क्या कहते हैं, अपनी तकरीरों के अंदर रंग आमेजी करने के लिए,
वरना अगर इतना ही इनको किसी को गुड गवर्नेंस का ख्याल होता तो कहीं तो कुछ थोड़ी सी गुड गवर्नेंस नजर आ भी जाती। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपना कानून है और उस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिजिड होती है ना, जितनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होगी और मुख्तसर होगी उसका उतना कानून ज्यादा, उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत होगा। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली हैव टू हैव मोर रिजिड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस, जो कि हो नहीं सकती ज्यादा बड़ा होने की वजह से। या तो उसको वहां सख्ती ज्यादा करनी पड़ेगी और अगर वो नहीं करेगा तो वहां पर कंट्रोल से चीजें बाहर निकल जाएंगी, गुड गवर्नेंस नहीं हो पाएगी, जिसके नतीजे में आप अगर देखें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जनरली हुकूमतों की तरह बिहेव करती हैं। हुकूमत क्या है? हुकूमत एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा लोग और इतने ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर काम कर रहे हैं कि अगर उन सारे एलिमेंट्स के जोड़ तोड़ पे सही तरह नजर ना रखी जाए तो बैड गवर्नेंस हो जाएगी। और इतनी ज्यादा रिजिड गवर्नेंस होती कोई नहीं है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट्स के अंदर, देयरफॉर आपको अक्सर बैड गवर्नेंस नजर आती है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाती है आपकी गवर्नेंस की इंप्लीमेंटेशन उतनी ज्यादा सख्त होना जरूरी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा हो जाता है कि जी सीईओ ने हुक्म दिया ऐसे नहीं होगा, तो सारे लोग जो हैं, दो चार एम्प्लॉइज हैं, उनको पता है कि जी सीईओ ने कहा ऐसे नहीं होगा, तो सब उसका ख्याल रखें। लेकिन अगर हजार हा करोड़ों मिलियंस लोग होंगे तो हु केयर्स? तो उसके लिए फिर हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कवानीन, पुलिस, जुडिशरी, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो उसके तहत हम गुड गवर्नेंस लाते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वो गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट कितना होती है। मिसाल के तौर पे आपने चोर पकड़ तो लिया, सजा नहीं दे सके, या कानून तो है कि ये चोरी है लेकिन कोई पकड़ता ही नहीं है, तो ये जो चीजें हैं ये बैड गवर्नेंस की निशानी है। और अगर इन अ प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट चेंजेस टू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट प्रोजेक्ट एफिशिएंसी एंड सक्सेस। तो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में अगर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स सही हों, मैंने कभी कहा ना कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आपकी गवर्नेंस के साथ अलाइन है, अगर वो सही हों तो आपके प्रोजेक्ट में कामयाबी भी होगी और एफिशिएंसी भी होगी। When the business alignment of a project for a project is constant, the chance for project success greatly increases. अगर मतलब यह है कि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा अपने रुख बदलती नहीं है, उसने जो एक दफा हुक्म दे दिया ये काम करो तो बस वही काम हो रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां होने का इम्कान नहीं है, तो आप फोकस्ड रहेंगे और प्रोजेक्ट सक्सेस जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टेबल एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो हाईली अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बुरा प्रोजेक्ट है, ये वेरी बैड प्रोजेक्ट, कि इसमें जनाब अलाइनमेंट नहीं है। भाई अलाइनमेंट नहीं है तो क्या हुआ? ऐसे भी तो प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर हमने रिसर्च करनी है और पता नहीं होता क्या निकलेगा। ऑन दी अदर हैंड मैंने घर बनाना है, मुझे पता है घर बनाना है, उसके इतने कमरे हैं, उसकी ये डिजाइन है, तो प्रीटी मच उसके अंदर कोई ज्यादा चीजें तब्दील नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं रिसर्च करना, मैंने कहा जी एक दवाई बनानी है, तो दवाई बनाने के लिए पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है, उन चीजों के रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आगे क्या करना है। लेकिन घर बनाने में तो पता है हमने अल्टीमेटली घर बनाना है और इस तरीके से बनाना है। तो जरूरी नहीं है कि जो जिस प्रोजेक्ट की बिजनेस अलाइनमेंट मेंटेन रहे वो मतलब बिजनेस अलाइनमेंट का मेंटेन रहना जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट की सक्सेस को फैसिलिटेट बहुत, इंक्रीज बहुत कर देता है। शुड समथिंग चेंज, तो अगर कोई चीज अलाइनमेंट में तब्दील होती है, स्ट्रेटजी में तब्दील होती है, तो प्रोजेक्ट को भी रिव्यू करना पड़ेगा कि उसके अंदर निस्बतन वही तब्दीली जो ऊपर से आ रही है उसको ट्रांसलेट किया जा सके और प्रोजेक्ट को टेलर किया जा सके उसके मुताबिक। फिर आपके पास होती हैं जी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है जो क्रिएट करती है ऐसे टेम्परेरी सिस्टम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वर्क। मिसाल के तौर पे आपने ये तो बड़ा अक्सर देखा होगा कि आप क्या करते हैं कि आपका ऑपरेशनल वर्क चल रहा है, आपके यहाँ कोई
फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहते हैं कि यार एक टीम निकालो, अलग अलग करो और इनको बस ये डेडिकेटेडली इस काम के लिए लगा दो, ये ब्रिज बनाएंगे या इन्होंने ये वाला काम करना है। ऑल्दो आपके स्ट्रक्चर में उसकी अकोमोडेशन नहीं होती, लेकिन आप टीम बना के उसे अलहदा कर देते हैं और उसको अलहदा करने से क्या कहते हैं, आपसे एम्पावर कर देते हैं। अगर मैं उन बंदों को उन्हीं फंक्शनल हेड्स के नीचे रख दूं तो शायद कुछ डिफिकल्टीज हों, वो अपना काम करवाने करवाने की कोशिश करते रहे, ये अपना प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी तरफ खींचता रहे। तो एक आसान सा तरीका ये है कि हम नॉर्मली टीम ही अलहदा कर देते हैं, उसको अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से निकाल के उसको एक काम करने के लिए अलहदा प्रोजेक्ट बेस्ड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बना के देते हैं कि इसको आप जैसे मर्जी चलाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर ही चाहिए होगा। दिस कुड हैपन इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी फंक्शनल, मैट्रिक्स आर प्रोजेक्टाइज्ड। तो ये जो फंक्शनल मैट्रिक्स और प्रोजेक्टाइज है, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो हम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, भले वो फंक्शनल हो, मैट्रिक्स हो या प्रोजेक्टाइज हो, उसमें से एक टीम को अलहदा करके एक काम दे देना। द यूज ऑफ पीबीओज में डिमिनिश द हायरार्की। वो जो ब्यूरोक्रेसी और हायरार्की है ना ऊपर से कि नहीं जी मैं बंदा नहीं देता, ये काम इसको रिपोर्ट करेगा, वो लंबी चेन ऑफ कमांड और ये सब कुछ, वो खत्म हो जाती है और एक छोटी सी टीम जो है वो उस मिशन के ऊपर निकल जाती है। सो हायरार्की एंड ब्यूरोक्रेसी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उससे हम बच जाते हैं एज द सक्सेस ऑफ द वर्क इज मेजर्ड बाय द फाइनल रिजल्ट रादर देन बाय द पोजीशन और पॉलिटिक्स। तो इससे हमने क्या किया, हमने पोजीशन और पॉलिटिक्स की मुसीबत से जान आजाद कर ली और हम अपने मिशन के ऊपर, जो भी उस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उसके ऊपर वो अलाइंड रहेगी। A PBO conducts the majority of their work as projects and are provide project rather than functional approaches. तो ज्यादातर इनके अंदरूनी माहौल जो प्रोजेक्ट पीबीओ का होता है वो प्रोजेक्टाइज्ड होता है और ये जो भी काम करते हैं, भले वो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है वो कुछ ऑपरेशनल वर्क भी करती हो, लेकिन मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज प्रोजेक्ट्स। पीबीओ कैन रेफर टू ईदर एंटायर फर्म और नेटवर्क। आप एक पूरा छोटा डिपार्टमेंट या एक पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। ऑल्सो पॉसिबल दैट सम लार्ज पीबीओज हैव फंक्शनल सपोर्ट एरियाज। अगर एक बड़ा सारा पीबीओ आपने बना दिया है, आपने कहा कि अच्छा जी ये जो एक पूरी सड़क बनानी है, इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी आपने एक ग्रुप को दे दी है, एक पीबीओ को दे दी है, और आपने कहा कि भाई अपना इंतजाम सेल्फ अकाउंटिंग हो जाओ, अपना इंतजाम खुद ही संभालो। इसका मतलब है वो अपनी अकाउंटिंग भी खुद करेगा, अपनी हायरिंग भी खुद करेगा, तो वो सेल्फ अकाउंटिंग हो गया। तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ फंक्शनल सपोर्ट एरियाज मौजूद हो सकते हैं। पीबीओ एक इज अ नेस्टेड विद इन सब्सिडरीज और डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीच में किसी डिपार्टमेंट के नीचे एक पीबीओ बना हुआ है और वो पीबीओ एक छोटी सी अपनी दुनिया बना के बैठा हुआ है, अपनी अकाउंटिंग खुद ही कर रहा है, अपना हिसाब किताब खुद ही कर रहा है और अपना काम भी खुद ही कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट भी खुद ही चला रहा है। तो ये एक सेल्फ अकाउंटिंग टाइप का सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पर एग्जिस्ट कर सकता है। फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस आ जाती है, और ये बात जो हमने शुरू की थी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के हवाले से, मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे इवन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, असल में तो ये गवर्नेंस का लफ्ज उधर से है ना, गवर्नमेंट से आया ना, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरी लार्ज से गवर्नेंस का मैकेनिज्म है कि हम एक निजाम तो बना लेंगे, लेकिन उस निजाम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ कवानीन वजह करने पड़ते हैं, जो कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठ के उनका फर्ज बनता है कि गवर्नेंस का मैकेनिज्म तरतीब दें, उसकी उस गवर्नेंस की जो कवानीन है, जो रूल्स हैं, वो बनाए। खाली ये कवानीन बना लेना, अगर ये अच्छे बन भी जाए, इनको अच्छा बना लेना काफी नहीं है। इसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, जो कि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, और जनरल पब्लिक के लिए हम जो कवानीन हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि जी ये ना किया तो जुर्म होगा, तो उन जराइम के हवाले से हम एक पुलिस फोर्स, पुलिसिंग का निजाम रखते हैं। ये उन गवर्नेंस को इंश्योर करता है कि ये चीजें जिस तरह कवानीन में लिखी गई हैं,
अमल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा आपको माफ कर देता है तो उसको क्या ताकत है, क्यों ताकत है कि वो आपको माफ कर दे? या आप तो हुकूमत के मुजरिम है ना, अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, उसको क्या हक पहुंचता है कि आपको वो फाइन ना करें? इसका मतलब है कि वो हुकूमत का नुकसान करवा रहा है। इन अदर वर्ड्स, आप शायद गुड फील करेंगे यार ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे पे बड़ी मेहरबानी कर दी, लेकिन दिस इज, मैं तो ये समझता हूं कि ये उसने उसकी तरफ से एक क्राइम है। उसने कैसे, हाँ अगर उसको ताकत दी गई है, अगर उसको इजाजत दी गई है कि तुम चाहो तो छोड़ दो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसका फर्ज बनता है कि ऐसी चीज के ऊपर पकड़े तो पकड़े। अभी तक मैंने करप्शन की बात नहीं की, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा कि वो रिश्वत लेके छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि वो एम ही खुदा दर्जी में आपको छोड़ देता है, तो अगर उसको अलाउड है किसी हद तक कि वो छोड़ सकता है, ये डिसीजन वो कर सकता है, तो फिर उस सूरत में ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं है। Many organizations now adopt formal organizational governance processes and procedures. मतलब गवर्नमेंट्स की बात तो मैंने कर ली, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां तो जरूरत महसूस होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, अपने गवर्नेंस के प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स डिवाइस करती हैं। और जैसे हमने अभी बात की कि वो पुलिस अगर एक आदमी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर केस बनाती है, अब इसके ऊपर फिर जुडिशरी आ जाती है, जिसका ये फर्ज बनता है कि इसको सजा या जजा का इंतजाम किया जाए। पकड़ तो लिया आपने जुर्म को, लेकिन अब इसकी सजा और जजा, अगर वो भी ना मिले तो आपका पूरा सिस्टम फेल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस में भी हम इस तरह के कोई इंतजाम रखते हैं। गवर्नेंस का एक क्राइटेरिया होता है जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी कभी कुछ हदूद दायर कर देता है, कंस्ट्रेंट्स लगा देता है प्रोजेक्ट के ऊपर, कि जनाब गवर्नेंस तो कहती है कि काम इन हदूद में हो सकता है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बाहर किधर को जा रहा है। जो मैंने पहले भी बात की कि अगर प्रोजेक्ट की जरूरत है उन कंस्ट्रेंट से बाहर निकलना, वरना वो काम नहीं कर पाएगा, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उसको रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है। और अगर उसने उन कंस्ट्रेंट्स में रह के काम करना है तो शायद प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को उसके हिसाब से टेलर होना पड़े, particularly if the project delivers a service which will be subject to strict organizational governance। जरूरी नहीं होता कि कोई हर काम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, एक वाइडर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, वाइडर गवर्नेंस मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन बीच में आपको काफी आजादियां होती हैं कि आपने पानी पीना है, आप बोतल से डायरेक्ट पी लें या ग्लास से पी लें या जिस तरह मर्जी पी लें, लेकिन पानी पीना है आपने, वो एक, फर्ज करें कि आपके ऊपर हुक्म है कि आपने कहा पानी रोज पीना है, तो अब पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, किस चीज से पीना है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इतना रिजिड बना दिया जाए कि जी पानी सिर्फ दिन में 3 दफा पी सकते हैं और सिर्फ ग्लास में डाल के पी सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर इतनी बारीकी के साथ जब आप अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिवाइस करेंगे तो उतनी बारीकी से पॉलिसिंग भी करनी पड़ेगी और उतनी बारीकी के साथ आपको उसकी सजा और जजा का इंतजाम भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये समझने की बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस जो है वो इतनी ज्यादा बारीकी में नहीं जाती, वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन के असूल वजह करती है और उसके तहत चलती है। ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद ये कि वो असूल और जवाबित मुझे इनहेरिट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। आल्दो वो असूल और जवाबित तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही हैं, वो तरीकाकार सारा वही है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर वही है और गवर्नेंस मैकेनिज्म, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट उस मैकेनिज्म के अंदर चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो मैंने उस ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का था वो इतना बारीक नहीं है जितनी बारीकी में प्रोजेक्ट के अंदर मुझे चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए कोई एक अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होनी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस में तो डिफाइन नहीं है। तो रिमेनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आई विल क्रिएट माय ओन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और ये कौन बनाएगा? ये वो बनाएगा जो प्रोजेक्ट करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है या स्पॉन्सर है या कोई सेंट्रल बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, जैसे पीएमओ होता है, वो एडवाइस कर सकता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर की शक्ल कैसी होगी, और सीईओ उसको सैंक्शन कर सकता है कि जी जो लोग भी प्रोजेक्ट करेंगे उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जरूर बनाना है और वो इस फॉर्मेट में होगा और ये तरीका होगा वगैरह वगैरह।
और इसमें यह भी होता है कि गवर्नेंस का चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या हो, केपीआईज क्या होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस जो है ये बहुत मेजर रोल आपके साथ प्ले कर रही है, क्योंकि इसी के अंडर हमने अपना आगे का मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया। Project success may be judged on the basis of how well the resultant product or service supports the organizational governance. जो चीज मैं बना रहा हूं वो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस में दिए हुए अहकामात और असूलों जवाबित के ऐन मुताबिक है या नहीं है। अगर मैं उनमें से कोई चीज तोड़ता हूं तो मैं फॉलो नहीं कर रहा, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। It is important for project manager to be knowledgeable about corporate and organizational governance policies and procedures pertaining to the subject matter of the product or services. तो हमें ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि अपने आप को एजुकेट करे कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस की पॉलिसीज वगैरह हैं, ताकि जब वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन कर रहा हो तो उसके अंदर इंश्योर कर सके कि हम कोई चीज गलत तो नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत के या उसकी इंस्ट्रक्शन या रूल्स और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो एक एग्जांपल दिया कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड पॉलिसीज इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे। सस्टेनेबल आप समझते होंगे कि जिसको सरवाइव किया जा सके, ऐसे तरीके हम बनाएंगे जो मुसलसल चल सके। ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ वो चीजें घिसना पड़ना शुरू हो और खत्म हो जाए। एंड द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग। अब अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आती है, तो अब मैं जो नई ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूं उसके अंदर भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट होंगी। द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग्स को सस्टेन कैसे किया जाता है, मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊं जो जैसे कहते हैं कि स्केलेबल हो या जिसको तोड़ फोड़ से महफूज रखा जा सके, या बाद में ऐसे मेजर्स किए जा सके कि वो उसको स्ट्रेंथन कन्वीनियंटली स्ट्रेंथन किया जा सके। तो सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि कब तक की सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर रखनी है, उसके मुताबिक चीज को डिजाइन किया जाए। फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है ये गवर्नेंस से ऊपर की चीज है। लाजमी बात है कि गवर्नेंस जो है वो स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रख के बनाई जाती है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज के मुताबिक थोड़ा बहुत अमेंड भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जैसे कवानीन पार्लियामेंट चेंज करती रहती है ना, तो इसी तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन की या नेशनल स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक पार्लियामेंट नए कवानीन इंट्रोड्यूस करती है। तो शुड प्रोवाइड गाइडेंस and direction to the project management, especially when one considers that the project exists to support organizational strategies. जब प्रोजेक्ट का मकसद ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करना है, उसकी अलाइनमेंट में रहना है, तो स्ट्रेटजी को कोई गाइडेंस देनी पड़ेगी ना, जिसको मैं फॉलो करूंगा। तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या मेरा जो कोई भी बॉस है, डायरेक्टर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है या प्रोग्राम मैनेजर है, वो ये अलाइनमेंट्स मुझे आइडेंटिफाई करके देता है, और जहां कहीं कोई पोटेंशियल कंफ्लिक्ट आ रहा है स्ट्रेटजी के और हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स के दरमियान में, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वो उसको डिबेट कर सके, उसको करेक्ट कर सके, या जो भी कोई इंतजाम उसमें करना है। जैसे मैंने कहा था कि अगर कहीं आपको किसी चीज की इजाजत चाहिए तो वो आप मांगे, और या फिर आप अपने प्रोजेक्ट को टेलर करें उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर, उस कंस्ट्रेंट के अंदर रह के करने। If the goals of a project are in conflict with an established organizational strategy, project manager has to document and identify such conflict as early as possible in the project. एक और प्रॉब्लम जो हम अक्सर फेस करते हैं वो ये है कि जो चीज मसले वाली है उसको अंडर द कारपेट कर दो, किसी को पता ना चले, जब मसला खड़ा होगा फिर देखा जाएगा। दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच। आप फौरी तौर पे जो ही आपको उसका एहसास भी होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको मार्क करें बाकायदा एज अ कंफ्लिक्ट, और उसको एज सून एज रिजॉल्व करने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें और रिकॉर्ड करें उसे, और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। Sometimes development of an organizational strategy could be the goal of the project rather than a guiding principle. Now ये वो वाली बात है जो मैंने आपसे कहा था कि जहां मुझे इजाजत लेनी पड़ती है कि जनाब मुझे तो हुक्म ये दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमने नई स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है,
और जिस स्ट्रेटजी के तहत रह के मैंने डिजाइन करनी है, मैं उसके खिलाफ कैसे काम कर सकता हूं या उसको तब्दील कैसे कर सकता हूं। तो ये तो एक वो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन हो गई। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो मुझे फिर वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जिसको मैं तब्दील करने के बारे में प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मुझे उस स्ट्रेटजी की कैद से आजाद कर दिया जाएगा, उसके रूल से आजाद कर दिया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द प्रोजेक्ट टू स्पेसिफिकली डिफाइन what constitutes an appropriate organizational strategy that will sustain the organization। उसको वाजे होना चाहिए कि किस चीज को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी कहा जा रहा है और वो क्या मेरे मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पता लगे कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को अलाइन करता रहूं, लेकिन दरअसल होना किसी और के साथ था, और वो स्ट्रेटजी जो है वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन को वो फायदा देगी या नहीं देगी, ये सोचना भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। राइट जी, ये वाली बात जो इतनी डिस्कशन जो हमने की है, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है। जी रिजवान साहब, आपने हाथ खड़ा किया था। सर आई हैड अ क्वेश्चन सर। जी जी ये जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें दी थर्ड पॉइंट उसमें है कि दी स्पॉन्सर, सर इफ यू कैन गो टू दैट स्लाइड, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है कि द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हैज टू सी के इट्स अलाइन विद द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी और नॉट, और जबकि नीचे वो कह रहा है कि PM हैज टू डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई सच कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ जी सर पेपर में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था जो आपने हमारा टेस्ट लिया था, उसमें भी ये चीज थी, और वो थोड़ा सा मुझे एट वेरिएंस लग रही है जो है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर हाँ जी। हु हैज टू आइडेंटिफाई कौन सा था कुछ? अलाइनमेंट और पोटेंशियल। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली सामने हो तो मैं आपको कोई जवाब दे सकूंगा। थर्ड पॉइंट है ना, ये कह रहा है कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर और प्रोग्राम मैनेजर टू सी के वो स्ट्रेटजी के साथ अलाइनमेंट है कि नहीं जी है। मैं इसको तो एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो था वो अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसमें से निकाल लीजिए। जो आप कह रहे हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलें, पहले हम इसको इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है जी, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और पोर्टफोलियो और प्रोग्राम मैनेजर आइडेंटिफाइज द अलाइनमेंट और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट गोल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में और प्रोजेक्ट गोल में कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, वो क्वेश्चन आप जरा कुछ याद है, कुछ स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी बताएंगे उसमें क्या था? जी रिजवान साहब। जी सर, ये प्रोग्राम मैनेजर का बीच में इशू है कि ये इसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, वो हायर लेवल पे जब डिसाइड हो गया, स्पॉन्सर ने देख लिया इसको। ओके ओके ओके। देखें सर, बात ये है कि प्रोजेक्ट का बॉस कौन है? प्रोजेक्ट का बॉस कौन है? स्पॉन्सर है ना सर मेनली, तो स्पॉन्सर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी कहते हैं। अगर ऊपर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम मैनेजर उसका बॉस हो जाएगा, अगर ऊपर पोर्टफोलियो है तो वो बॉस हो जाएगा, या कोई अलग से प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। मतलब ये जो कोई भी इसका प्रोजेक्ट का बॉस है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताए, आइडेंटिफाई करे कि जनाब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं, प्रोजेक्ट के गोल्स हैं, उनमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कम्युनिकेट करे, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर उसके ऊपर डेलिब्रेट कर सके। हाँ जी, बात क्लियर हुई कि नहीं? जो भी इसका बॉस है, ठीक है सर। तो आप पेपर का रेफर कर सकते हैं। मैं पेपर को ढूंढने निकल गया था। पेपर से में कौन सा क्वेश्चन था जो आप वो क्वेश्चन पेपर वाला
सर पेपर वाला क्वेश्चन जो था उसमें उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि चार्टर की जो रिसिप्ट मिलती है तब realizes that the project isn't aligned with the organizational strategy. हाँ वो देखिए So, बड़ा what was the wrong thing? देख वो तो बड़ा बुनियादी क्वेश्चन था। मतलब ये है कि ये तो शुरू की बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई चीजें अलाइन है, मतलब अगर कहीं कंफ्लिक्ट आ रहा है तो अगर देखें हर प्रोजेक्ट, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आखिर तक कहते रहेंगे कि हर प्रोजेक्ट और हर प्रोग्राम, हर चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसके लिए ये फर्ज है, लाजिम है कि वो अलाइंड हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इससे तो नो टू वेज अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई शक है, कहीं कंफ्लिक्ट है, तो फौरी तौर पे उसको सद्देबाब करें। वी कैन नॉट लिव दिस कंफ्लिक्ट, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो बुनियादी बात वही है कि एवरीथिंग हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। सर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, इधर आपने कह दिया कि या तो सर या प्रोग्राम मैनेजर और हूसोएवर इज द बॉस ऑफ जो पीएम का, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू सी कि वो है कि नहीं है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना। वो यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ही इज द बॉस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ही विल हाईलाइट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर कि भाई यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। इस बॉस के अंदर ये इजाजतनामा नहीं है कि वो कहे कि ये बस कंफ्लिक्ट को इग्नोर कर दो। ना ना ना, कंफ्लिक्ट तो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। मतलब ताकत नहीं उसके हाथ में आ, मगर ये तो ये इसको यूं कह लीजिए, वी आर डिबेटिंग इट। ये मैं सर काफी ज्यादा आवाज के अंदर ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है जी, आपकी मैं म्यूट कर दूं आवाज? ना सर, मुझे बाकी किसी की बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही थी। ओके ओके, तो मैं वो आवाजें बंद ठीक है कर देता हूँ, लेकिन मैं अभी ओके, मैं सिर्फ रिजवान साहब की आवाज खोल देता हूँ। नहीं सर ठीक है, वो मुझे काइंड ऑफ आईडी क्वेश्चन बस मेरा यही था कि हियर वी आर सेइंग कि जो बॉस प्रोजेक्ट मैनेजर है, हाँ जी, बट द क्वेश्चन इज टू रिपोर्ट टू देम एंड डिसाइड कि वो अलाइनमेंट उसकी है कि नहीं है गोल्स के साथ। जी हाँ। असल में ये ना हम थोड़ा बुनियादी असूल तो वही है, लेकिन हम अभी जरा डिबेट करेंगे क्योंकि हम अभी अंदर जा रहे हैं ना चीजों के। हम डिबेट करेंगे अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो क्या करेंगे। अदरवाइज तो ये एक एस्टेब्लिश रूल है कि कंफ्लिक्ट हो नहीं सकता, रहना नहीं चाहिए। हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम, हर चीज, ऑपरेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइंड होंगे। लेकिन मैंने साथ ये भी बता दिया कि प्रोजेक्ट्स में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर जिस असूल के मुताबिक काम किया जा रहा है, अगर उसी को तब्दील करने का प्रोजेक्ट हो तो मसला आ गया ना जी। तो इसका मतलब है कि यहां पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। ये कभी कभी होगा, ये हर दफा नहीं होता ऐसा मसला। और जब कभी ऐसा हो तो पहले इस मसले को रिजॉल्व करें, फिर आगे बढ़ें। इस मसले को साथ लेके जिया नहीं जा सकता। यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड विद दिस। सही, राइट। ओके जी, तो राइट जी, अभी ये स्क्रीन आपको आती है अगली 1.6 बिजनेस वैल्यू अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। लेट मी सी कि आपकी स्क्रीन पे अभी तक आया नहीं। जी आ गया। 1.6 जनाब हमारी टॉपिक है, बिजनेस वैल्यू। अच्छा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की भी बात कर चुके हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की भी बात कर चुके हैं। ये बिजनेस वैल्यू क्या भला है? बिजनेस वैल्यू पीएमआई ने पहली दफा टच की है।
इससे पेशतर जितने स्टैंडर्ड गुजरे हैं, आई मीन पिछले एडिशंस में, बिजनेस वैल्यू की बात नहीं करता था। नाउ बिजनेस वैल्यू जो है वो एक और डायमेंशन है, यही स्ट्रेटजी के साथ रिलेटेड। बिजनेस वैल्यू है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या, आपके पूरे बिजनेस की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हैसियत है, और जो भी काम हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, दैट शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ द बिजनेस वैल्यू। मतलब बिजनेस वैल्यू में कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ये एक और डायमेंशन है। एक तो था हमने कि हमने एक स्ट्रेटजी रखी, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई फायदा भी तो होना चाहिए, उसकी वैल्यू में कोई एडिशन भी तो होनी चाहिए। तो बिजनेस वैल्यू को समझने के लिए हम देखते हैं कि बिजनेस वैल्यू होती क्या है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ भी हो सकता है। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो कहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट फंडेड है, हमें तो इस बात की परवाह नहीं है कितने पैसे लगते हैं कितने नहीं लगते, मनी इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। नाउ देन हाउ विल यू असेस? तो हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वैल्यू को अपने तरीके के साथ लेती है, मगर जिस तरीके के साथ भी लेती है, दिस इज द एंटायर वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, which includes all the tangibles as well as intangible elements. अब मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है, आप कहते हैं जी मेरे पास भले वो गवर्नमेंट ऑफिस है, भले वो आपका प्राइवेट बिजनेस है, जो कुछ भी है, कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, फिक्सचर्स हैं, इक्विटी है, पैसा है, बैंक अकाउंट है, कुछ जो चीजें नजर आती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, इनकी कोई तो कीमत होगी। तो मेरा जो बिजनेस है उसकी एक्स अमाउंट फिजिकल वर्थ है, टेंजिबल्स की जो कीमत है वो एक फिजिकल वर्थ है। ये नेसेसरी नहीं है कि ये वही वर्थ हो जितने में वो चीज खरीदी गई थी। वो चीज खरीदी गई थी, उसके बाद उसने मुझे सर्व भी किया, अब उसकी जो भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू बनती है, दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ माय टेंजिबल गुड्स इन द बिजनेस। बट एट द सेम टाइम टेंजिबल के अलावा कुछ इनटेंजिबल वैल्यू भी होती है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उसकी जो अथॉरिटी है वो इतना बड़ा इंटेंजिबल गुड है। हो सकता है वो आपको लगे कि यार ये एक जज है, ये एक छोटे से कमरे के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी ताकत कितनी बड़ी है। तो इनटेंजिबल एसेट उसका बहुत बड़ा है, इनटेंजिबल वैल्यू उसकी बहुत बड़ी है, शायद उसका ऑफिस खोखे के बराबर भी ना हो। इसी तरह एक बिजनेस है, हो सकता है छोटा सा बिजनेस हो, लेकिन उसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, उसका ब्रांड बड़ा रिकग्नाइज्ड है, पब्लिक बेनिफिट उसका बहुत ज्यादा है, और ट्रेडमार्क उसका बहुत मशहूर है। तो ये चीजें अपनी वर्थ रखती हैं। अगर मेरा एक स्टोर है और मैं उस स्टोर को बेचता हूं, तो मैं सिर्फ उसकी चीजों की कीमत नहीं मांगूंगा, टेंजिबल्स की कीमत नहीं मांगूंगा, मैं अपने नाम की, अपने लोगो की, अपने ब्रांड की भी कोई कीमत मांगूंगा। उसको हम गुडविल कहते हैं, और उर्दू में अगर आप देखा जाए तो उसको हम पगड़ी कहते हैं। अगर आप किसी दुकान को लेते हैं किसी से, तो वो कहता है जी मुझे इतनी पगड़ी दें तब मैं इस दुकान को निकलूंगा। फिर आप भले मेरा नाम इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन यह कि पगड़ी आपको देनी पड़ेगी इस दुकान में आने के लिए, क्योंकि यहां मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, लोग यहां मुझको जानते हैं और इस जगह को जानते हैं, ये एक प्राइम लोकेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका जो कोई भी बिजनेस है, उसकी सारी टेंजिबल्स और सारी इनटेंजिबल्स को मिला लिया जाए, तो दिस इज योर करंट वर्थ ऑफ योर बिजनेस। ये आपकी आज की बिजनेस वैल्यू है, आपके बिजनेस की आज की औकात ये है। अगर आज इस बिजनेस को सेल किया जाए, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट यू शुड बी गेटिंग। तो ये तो हो गया जनाब आपका बिजनेस वैल्यू। अब मसला ये है कि क्या ये सिर्फ इतनी बात खत्म नहीं हो जाती कि आपने बिजनेस वैल्यू क्या है आपके बिजनेस की। सवाल ये है कि क्या सारी जिंदगी ऐसा ही रहना है? आप अपने बिजनेस को
जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं। लाजमी तौर पे हर बिजनेसमैन का या हर वेंचर का एक यही ड्रीम होता है कि मैं खूब से खूब तर की तरफ चलूं। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू वांट टू ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस अल्टीमेटली। डू यू हैव एवर ड्रीम कि मैं इसकी वैल्यू कितनी बढ़ा लूंगा? ये जो आप ड्रीम देखते हैं कि यार मैं इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा लूंगा या बढ़ाना चाहता हूं, दिस इज योर विजन। ये आपका विजन है कि जी मैं ना इस मार्केट में सबसे बड़ी मशहूर दुकान मेरी ही होगी, या पूरे इस्लामाबाद में सबसे मशहूर दुकान मेरी होगी, या पूरे मुल्क में मेरा ब्रांड सबसे बेहतर होगा। सो ये आपने अपने लिए एक ख्वाब देखा और अपने लिए इसके मुताबिक टारगेट सेट कर लिया। मिशन जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन करते हैं, उसमें आप अपना टारगेट डिफाइन करते हैं कि जनाब विजन तो आपने कहा कि आई वांट टू बी द बेस्ट यूटिलिटी स्टोर इन द कंट्री। अब आप उसको बेस्ट करने के मिशन को डिफाइन करते हैं। उस मतलब ये है कि जो ख्वाब है, जो विजन है, उसी की मुताबिकत में आपका मिशन बनता है। और मेरा ख्याल है आप लोग अक्सर तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि जब ये मिशन बनता है तो इस मिशन को फिर हम सर्टन ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करते हैं कि जी इसको हासिल करने के लिए, इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए मुझे क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। वो जो लॉन्ग टर्म एक प्लान आप बनाते हैं कि जनाब अगर मैं अपनी सेल इतनी बढ़ा लूं, फलानी चीज इतनी कर लूं, तो अल्टीमेटली से 25 साल बाद मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन जाऊंगा। ये आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप फर्दर छोटे पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे ये पाकिस्तान का विजन बनाते रहते हैं प्लानिंग कमीशन वाले, वो बनाते तो हर दफा रहते हैं लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या है कि वो इम्प्लीमेंट ही कभी नहीं होता। तो वो आपका वो विजन है, उसके मुताबिक उन्होंने कंट्री का नेशनल मिशन रखा, उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, फिर मीडियम टर्म क्या है, उस 25 साल प्लान को वो 5-5 साल के प्लान में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 5 साल में क्या हासिल करना है, दूसरे 5 साल में क्या हासिल करना है, तीसरे में क्या हासिल करना है, इस तरीके के साथ फिर वो 5 साल प्लानिंग होती है। उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि इन 5 सालों के टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर उस 5 साल को मजीद एक साल में बांटा जाता है जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि इस साल में हमने क्या अचीव करना है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी किस तरह ब्रेक होती चली जा रही है। तो ये वो लेवल्स हैं जिसमें आप अपने बिजनेस वैल्यू अचीव करते हैं, और इसको मेजर करना भी कोई इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है। आप हर साल के एंड के ऊपर अपनी बिजनेस वैल्यू को रीअसेस करने आपको पता चलेगा कि आपने वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं किए। आप जहां पहुंचना चाहते थे 1 साल बाद, वहां आप हैं या नहीं है, कितना आगे या कितना पीछे हैं, और उसके हिसाब से हम अपने आप को इंप्रूव करें। अगले साल अगर इस साल अच्छा टारगेट मीट नहीं हो सका, अगले साल के टारगेट को ज्यादा एम्बिशियस बनाएं, अगले साल में उसको कैचअप करें। अगर हम ऐसा कर लें, मुझे कोई रीजन समझ नहीं आती एब्सोल्युटली कि हमारा नेशनल लेवल के ऊपर हम अपने विजन के मुताबिक एक्सेल कर सकें। लेकिन मसला ये है कि हम तो खुद काम करना ही नहीं चाहते, खुद एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। और मजे की बात ये कि वो प्लानिंग भी जो हो रही है, जिसको आप विजन जो भी कुछ कहते हैं 2050 या वटेवर, वो भी तो एक मजाक है ना जी। ना करने वाले को कुछ पता है कि ये कैसे बनाया जाता है, ना वहां माहिर बैठे हैं, ना उनको इम्प्लीमेंट करने वाले सीरियस हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है कि जी ये कुछ ड्रामा श्रामा लगा के कौम को थोड़ा कंफ्यूज रखा जाए और फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि मैं ये देख चुका हूं कि यही यही विजन वाली कहानी जो है ये हमें पहले पहले भी सुनाई गई थी। यही अपना मिनिस्टर भी यही थे और डिपार्टमेंट भी वही था, और उस वक्त भी एक विजन बना था और अब भी एक विजन बन रहा है। तो वो अजीब किस्म का वो है। और खैर, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं तो बिल्कुल जिस तरह हुकूमतें अपने आप को असेस करती हैं और अपने विजन और मिशन बनाती हैं और उनको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करती हैं और उससे अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं, ये आप देखें आपका पूरा लिंकेज एस्टेब्लिश हो गया बिजनेस वैल्यू का। तो मतलब कहने का ये कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिजनेस वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उससे कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए
जो कि उससे एक्सपेक्टेड होती है। वैल्यू में बी क्रिएटेड थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशन। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और पोर्टफोलियोज के थ्रू ही बिजनेस वैल्यू गेन होगी। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो काम वो कर रही है, वो भी जो कर रही है वो बिजनेस में एडिशन आ रही है, एसेट बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशन ही इस काम को करता है, लेकिन जो तब्दीलियां लानी है, एनहांसमेंट लानी है, इंप्रूवमेंट लानी है, वो हम फिर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं, तो वो भी आपको बिजनेस वैल्यू देते हैं और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू आपको ऑपरेशन एनहांस करने से मिल जाती है। थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस विल पोजेस द एबिलिटी टू एम्प्लॉय रिलायबल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस। इंप्रूव होगी ना, इंप्रूव्ड प्रोसेस से ज्यादा बेहतर काम होगा। तो एम्प्लॉय रिलायबल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसेस टू मीट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो मतलब क्या हुआ, मकसद वही है कि बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और यू विल बी एबल टू ऑब्टेन ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लगाया है वो जायज जाएगा, उससे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, बजाय इसके कि आप सिंक होल में पैसा फेंकते जाएं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट बिजनेस ड्रिवन बट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जनाब चूंकि हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो हम कोई बिजनेस थोड़ी है। जनाब बिजनेस है या नहीं है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या आप एक नेशन है, आप एक हुकूमत है, तो आप बिजनेस ड्रिवन हैं। आपको पता है कि ये जो सारा पार्लियामेंट का बिजनेस होता है और ये हुकूमत का सारा जो हिसाब किताब होता है, इसको जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो रूल्स ऑफ बिजनेस इस्तेमाल की जाती है। भाई वो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस है। तो वो जो मुशर्रफ ने अपने आप को सीईओ बनाया था तो वो गलत नहीं था। एक ऑर्गेनाइजेशन बजाते खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो दूसरे मुल्कों के साथ बिजनेस करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ये करती है, वो करती है और अपनी साख बनाती है। तो even government agencies and NGOs focus on attainment of business value for their activity। और याद रखिए, जब मैं कहता हूं इंटेंजिबल तो उसके अंदर एहसासात भी आ जाते हैं, जज्बात भी आ जाते हैं, मजहब भी आ जाता है, तो वो इंटेंजिबल है ना जी। तो वो सब चीजें शामिल हैं। ये नहीं है कि ये कोई मैकेनिकल किस्म का रोबोट बन गया है, इसकी कोई सेंसेशंस नहीं है। एक नेशन की सेंसेशंस जो है वो भी इसके अंदर एनकैप्सुलेट, बिजनेस वैल्यू के अंदर एनकैप्सुलेट की जा सकती हैं। तो ये कोई भी ना कहे कि जनाब ये गवर्नमेंट में तो अप्लाई नहीं होता होगा ना, तो हम तो नॉन प्रॉफिट है, हम पे तो अप्लाई नहीं होता होगा। हर किसी पे अप्लाई होता है। हर किसी को अपनी, हर इदारे को अपनी बिजनेस वैल्यू बढ़ानी होगी और वो आपको नजर आ गया, आपको बता दिया, मैंने डिफाइन कर दिया कि किस तरह से ये काम हो सकता है। अब सवाल आता है इस बिजनेस वैल्यू की रियलाइजेशन का, इसको कैसे रियलाइज किया जाए। सक्सेसफुल बिजनेस वैल्यू रियलाइजेशन बिगिंस विद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि आप मुफस्सिल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दिल से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, एक एक वो जो जिसे कहते हैं ना कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तक के एक एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे, तब आप इसकी वैल्यू गेन करने के काबिल हो पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड विजन, जो कि मैंने आपको बताया कि मिशन वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है इनटू द स्ट्रेटजी, इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन टू द मार्केट्स, कंपटीशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उन तमाम चीजों को जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स डिफाइंड डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन एडिशन टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर सक्सेस। दो चीजें, एक तो ये कि हमने एग्जैक्टली किस किस डायरेक्शन में जाना है और ग्रो करना है, और नंबर दो, जो जो अपने इस सफर में आगे बढ़ने के सफर को हमने वक्तन फवक्तन किस तरह से नापना और तोलना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी बिजनेस वैल्यू एज एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो भी रही है, रियलाइज हो भी रही है या नहीं। It is essential to use portfolios, program and project management techniques in order to bridge the gap between organizational strategy and successful business value realization। मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियोज ये जरिया है तब्दीली लाने का, तब्दीली का एहसास
ऑर्गेनाइजेशन को होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑपरेशंस है, और ऑपरेशंस अगर चूंकि चेंज खुद से हो नहीं सकते, इसलिए वो तो जो बिजनेस वैल्यू दे रहे हैं वो एक क्या कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्राफ में दे रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन से फायदा नहीं होता है, उन्हीं से तो फायदा होता है, लेकिन वो एक इंक्रीमेंटल ग्राफ के ऊपर वो मुसलसल एडवांटेज दिए जा रहा है, और अगर इसी पैटर्न पे रहा गया तो इतना ही एडवांटेज होगा, इतनी ही बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इस बिजनेस वैल्यू के सफर को तेज करना चाहते हैं तो कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और अपने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम उन तब्दीलियों को थ्रू प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियोज इंप्लीमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं, करके साबित करते हैं, और उसके बाद ऑपरेशंस की एसओपीज बदलवा के उसमें डलवा देते हैं, जिससे अब ऑपरेशन इतने एनहांस हो गए कि आप जनाब आपकी बिजनेस वैल्यू ज्यादा तेजी से अचीव होगी। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए हम पोर्टफोलियो को देखते हैं कि वो कैसे बिजनेस वैल्यू को रियलाइज करता है, फिर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलाइंस द कंपोनेंट्स। अब उसके कंपोनेंट क्या हैं? पोर्टफोलियो के कंपोनेंट है प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और कुछ थोड़े बहुत इसके ऑपरेशंस भी हैं। टू दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ इनको अलाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है इस अपने पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो में या सब पोर्टफोलियो में, ताकि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स, उनकी डिपेंडेंसीज, उनके पैसे, उनकी टाइमलाइंस, उनके बेनिफिट्स, रिसोर्सेज वगैरह सारे के सारे प्रॉपरली मैनेज किए जा सके। This allows organizations to have an overall view of how the strategic goals are reflected in the portfolio. पोर्टफोलियो ओवरऑल क्या पिक्चर ले रहा है स्ट्रेटजी के गोल्स की? इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट गवर्नेंस मैनेजमेंट। अब जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है उसको टेलर करना पड़ेगा, उसको डिटेल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की जो जिम्मेदारियां हैं, पोर्टफोलियो के गैम्बट में जो गेम आ रही है, उस हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो नाकाफी हो पोर्टफोलियो को एनकम्पस करने के लिए। तो हम उस बड़े गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए पोर्टफोलियो को बेटर मैनेज करने के लिए कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ और गवर्नेंस मैकेनिज्म फर्दर डेवलप करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, डेफिनेटली रिमेनिंग विद इन द गैम्बट ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर. So that will be the portfolio governance management, and that will give instructions for programs and projects under working under the portfolio. फिर हम ऑथोराइज करते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे ह्यूमंस को, फाइनेंसेस को, अदर रिसोर्सेज को टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट्स। वो जो हम बात करते होते ना जी, मोस्ट अप्रोप्रिएटली, जिस चीज की जहां जरूरत है वहीं लगाई जाए, और जितनी जरूरत है उतनी लगाई जाए, ज्यादा ना लगाई जाए, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इस तरह से लगाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो दिस इज व्हाट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डूइंग, और ये इस तरह से आपकी बिजनेस वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक प्रोग्राम मैनेजमेंट का ताल्लुक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैव द एबिलिटी टू अलाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर ऑप्टिमाइज और इंटीग्रेटेड कॉस्ट, स्केड्यूल, एफर्ट एंड बेनिफिट। तो प्रोग्राम के अपने डोमेन के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट्स को एहसन तरीके से चलाने की कोशिश करता है। जो उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऊपर से मिला हुआ है, वो पोर्टफोलियो की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसके अंदर रहते हुए वो अपने प्रोग्राम के लिए अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इसी तरह प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स को गवर्नेंस स्ट्रक्चर देता है। तो ये आप देखें कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर आगे ट्रांसलेट हो रहा है और डिटेल होता चला जा रहा है, और इससे चेक एंड बैलेंस का कितना जबरदस्त सिस्टम क्रिएट होता जा रहा है। प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट की इंटरडिपेंडेंसीज को फोकस कर रहा है एंड हेल्प्स टू डिटरमिन द ऑप्टिमल अप्रोच, वही मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच फॉर मैनेजिंग एंड रियलाइजिंग द डिजायर्ड बेनिफिट्स। प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोजेक्ट का अपना एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, और अच्छा ये याद रहे कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमेशा आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, उससे एक लेवल ऊपर बनता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर बनेगा, प्रोग्राम का प्रोग्राम के ऊपर बनेगा, और पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो से ऊपर जो भी गवर्नेंस बॉडी होगी उधर बनेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का तो जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो बनाएगी। खैर, with project management, organizations have the ability to apply knowledge, processes, tools and skills वगैरह वगैरह वगैरह
that enhances the likelihood of success over a wide range of projects. तो हम ऐसे इतनी efficiently काम करना चाहते हैं कि हम ऐसे तरीकेकार वजह करें कि कामयाबी के चांसेस हमारे प्रोजेक्ट में खूब से खूब तर होते चले जाएं. Project management focuses on the successful delivery of product, services and results. Within programs and portfolios, projects are a means of achieving organizational strategy and objectives. तो ये जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो बिजनेस वैल्यू के हवाले से बात होगी. और फिर एनेबलर्स की अगर आप बात करें तो वही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस कैन फर्दर फैसिलिटेट द अलाइनमेंट ऑफ देयर पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स बाय स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स, क्योंकि ये वो ग्लू है जो इन सब चीजों को जोड़ती है. अगर स्ट्रक्चर आप बेहतर करने, कल्चरल रिक्वायरमेंट ठीक करने, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, अगर ये सब चीजें वेल फॉर्म्ड हों तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज होना शुरू हो जाएगा और आप ज्यादा बेटर बिजनेस वैल्यू दे सकेंगे. तो अल्टीमेटली जी ये इफेक्टिव रियलाइजेशन की बात हो रही है. ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव सक्सेसफुल ट्रांजिशंस विद द पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट डोमेन्स एंड attain effective investment management and business value realization by continuously conducting portfolio strategic alignment and optimization, performing business impact analysis and developing robust organizational enablers. ये समरी सारी बात की कि अगर आप ओवरऑल इफेक्टिव रियलाइजेशन ओपीएम के हवाले से देखना चाहते हैं तो ये सब चीजें इस तरह से एड्रेस होंगी कि आप पोर्टफोलियो को भी अलाइन रखें, ऑप्टिमाइज रखें, आप बिजनेस इंपैक्ट को भी एनालाइज करें और रोबस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स को ज्यादा मजबूत बनाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस वैल्यू की इफेक्टिव रियलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं. जी जनाब, यहां तक की डिस्कशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो. कोई नहीं जी, मुझे बीच में खतरा होता है कि कहीं सब लोग सो ना गए हों. सो एवरीबॉडी इज अवेक. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, वी मूव अहेड. रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर चलते हैं जी. रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसमें दो चीजें हैं. एक तो जिम्मेदारियां क्या होंगी प्रोजेक्ट मैनेजर की और उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी, और दूसरी चीज है इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर. पहले हम अगर डिस्कस कर लें कि ये रोल होते क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. आपको इससे मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज आप इस्तेमाल करते रहे होंगे, लेकिन मैं जो एक पीएमबीओके की फॉर्मल टर्मिनोलॉजी है उसमें बात करता हूं. प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा है जिसको आपने खास तौर पे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करवाना है उसने इस बंदे को असाइन किया है एक ऐसी लीड को, टीम को लीड करने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई है किसी प्रोजेक्ट की या प्रोजेक्ट के मकासद को अचीव करने की. तो ये तो एक टेम्परेरी असाइनमेंट है, ये सिर्फ उस काम के लिए आता है, काम करता है और चला जाता है. जो फंक्शनल मैनेजर है और ऑपरेशंस मैनेजर है इनको हम अक्सर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल फंक्शनल मैनेजर निजाम संभालने का जिम्मेदार है और ऑपरेशनल मैनेजर काम संभालने का जिम्मेदार है. फंक्शनल मैनेजर वो लोग होते हैं जो सपोर्ट सर्विसेज को मैनेज करते हैं. अगर से कि मेरा घी बनाने की फैक्ट्री है तो घी बनाने की फैक्ट्री के अंदर जो अकाउंट्स का मैनेजर होगा, जो एचआर का मैनेजर होगा, जो इंतजामी अमूर संभालने वाले लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालने वाले लोग होंगे, ये सारे फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, भले वो कितने भी सीनियर क्यों ना हो, लेकिन वो सर्विसेज को या फंक्शंस को संभाल रहे हैं. जो हार्डकोर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशंस मैनेजर है. ये वो लोग हैं, मतलब अगर घी बन रहा है तो घी बनाने की फैक्ट्री में घी बनाने से ताल्लुक रखने वाले टेक्निकल सारे लोग ऑपरेशंस में हैं और उनको मैनेज करने वाले लोग उनके ऑपरेशंस मैनेजर हैं. तो ये प्रोडक्टिविटी से डील करते हैं, ये जो फाइनल आउटपुट निकलनी है उसके साथ डील करते हैं. अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
project manager may report to the functional manager or he may report to the portfolio or program manager। और ऑपरेशन के साथ जरा कम ही इसका रिश्ता होता है क्योंकि ऑपरेशन के पास मैनेजर के पास अपनी काफी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसमें अगर अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती भी है कि आप कहते हैं जी ऑपरेशन मैनेजर के नीचे इसको रिपोर्ट कर ले, तो भले वो कर भी सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना काम है और उसको इंतजामी अमूर के हवाले से ज्यादातर या तो फंक्शनल मैनेजर संभालता है और या फिर उसके अपने जो बॉसेस, अगर इमीडिएटली कोई प्रोग्राम के अंडर आ रहा है प्रोजेक्ट, तो प्रोग्राम मैनेजर उसका बॉस होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, या अगर कोई भी नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट का अपना स्पॉन्सर होता है या डायरेक्टर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट्स टू, अब किसको रिपोर्ट करेगा? डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकता है, प्रोग्राम वाले को और पोर्टफोलियो को, ये हमने बात अभी की। वर्क्स क्लोजली विद द प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, ताकि अगर देखें वही बात है कि अगर ये प्रोग्राम के अंडर आ रहा है तो प्रोग्राम मैनेजर के साथ क्लोजली वर्क करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करती है तो पोर्टफोलियो के साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और इंश्योर कर सके कि उसका प्रोजेक्ट प्लान जो है वो अलाइनमेंट में रहता है बाकी प्लान्स के साथ, ऊपर वाले प्लान्स के साथ। ऑल्सो वर्क्स क्लोजली इन कोलैबोरेशन विद अदर रोल्स। अदर रोल्स की क्या जरूरत पड़ गई? बात ये कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से इसकी नीड आई थी। ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने इसका एनालिसिस बनाया, इसकी जरूरत के ऊपर काम किया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये काम करें। अब वो जो बंदा वहां बैठा होता है जो बिजनेस एनालिसिस करता है या जो क्वालिटी एश्योरेंस करता है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसके साथ ऑन एंड ऑफ आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि कुछ चीजों में शायद वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहे या आप इंटरेक्ट करना चाहें क्योंकि उसका नॉलेज उस फील्ड में आपसे ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जिम्मेदार है इन तमाम नीड्स को पूरा करने का। जो काम करना है उस काम को करने के लिए जो जरूरियात हैं, मतलब मैंने अगर एक मजमून लिखना है तो मुझे कागज पेंसिल चाहिए। अब आप मुझे कहें तुम मजमून लिखो लेकिन तुम कागज पेंसिल नहीं देंगे हम तुम्हें, तो उस टास्क की जो नीड्स हैं वो पूरे करने की जरूरत है। टीम की कोई नीड्स हैं, टीम की नीड्स हैं कि जो उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। मैं कहूँ जी साइलेंस, कोई बात नहीं करेगा, भाई टीम की नीड है, उन्होंने डिस्कस करके बात करनी है, तो मुझे वो भी फैसिलिटेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो फैसिलिटी। या फॉर एग्जांपल टीम को कहीं एक अलग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के कोई डिस्कस करनी है चीज और हमने उनको शोर वाले माहौल में मार्केट के दरमियान में बैठाया हुआ है, तो उनको वो माहौल देना पड़ेगा। टीम की नीड्स जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी। फिर इंडिविजुअल की नीड्स है कि जनाब मुझे मतलब नॉन स्टॉप मुझसे काम ना करें, मुझे कोई वक्फा दें, कोई खाना पीना दें, कोई मतलब इतना आराम करने का कुछ टाइम बीच में दें। तो हर एक की अपनी नीड है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने तीनों किस्म की नीड्स को देखना है, टास्क नीड्स को भी, टीम नीड्स को भी और इंडिविजुअल नीड्स को। सो इट बिकम्स अ लिंक बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द टीम। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उस स्ट्रेटजी को टीम के थ्रू ट्रांसलेट करवाना चाह रहा है, इंप्लीमेंट करवाना चाह रहा है। तो स्ट्रेटजी का जो दबाव है वो ये बर्दाश्त करेगा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे, और टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा और इनको बड़े जिसे कहते हैं वेल कैलकुलेटेड तरीके के साथ ऊपर नीचे इनका असर ट्रांसफर करेगा। कभी कभी होता है ना कि फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, काम नहीं हो रहा, अब ऊपर से प्रेशर है, काम क्यों नहीं हो रहा? तो अब ये जो बीच में बैठा हुआ बंदा है ये बैठ के इन दोनों तरफ के जो प्रेशर हैं इनको एब्जॉर्ब करता है और उसको ऐसे तरीके के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करता है कि दोनों तरफ के प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाए। एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन है और प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ही ज्यादा नाजुक काम करने की जरूरत पड़ रही है। उसने लोगों से इंटरेक्ट भी करना है और बहुत झगड़े हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको इसने रिड्यूस करना है, बहुत सी निगोशिएशंस हैं जिसमें इसको पढ़ना है और अल्टीमेटली बहुत इंटेलिजेंट, जो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हो वो कभी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो सकता। ही नीड्स टू बी हाईली अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबल एंड प्लीजिंग। तो मतलब एक ऑरा है प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आपको बनना पड़ेगा, आपको वो ऑरा अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप मतलब मैं बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर को जानता हूं जो कि निहायत बदतमीज लोग होते हैं, गालियां देते हैं लोगों को और फजूल बातें करते हैं और वो कहते हैं जी हमने देखो जी काबू में किया हुआ है। बात ये कि ये फरौनों वाले तरीके के साथ तो काबू करना ना हुआ।
बेसिकली अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो आपको उनके दिल जीतने होंगे, उनको मोटिवेट करना होगा। प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियल टू द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रोजेक्ट ना चलाएं तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगी। ये बात मैंने पहले भी की थी। ओके, प्रोजेक्ट्स क्रिएट वैल्यू। वो जो हम बिजनेस वैल्यू की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ वैल्यू दरअसल यहां से ओरिजिनेट हो रही होती है। तो प्रोजेक्ट्स इस वैल्यू को क्रिएट करता है कैसे? बिजनेस प्रोसेसेस को एनहांस और इंप्रूव करके। फिर आर इंडिस्पेंसिबल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जब कुछ नया करना है तो करना ही प्रोजेक्ट के थ्रू पड़ेगा, उसका तो तरीका कोई अवेलेबल नहीं है। एंड मेक इट इजियर फॉर कंपनीज टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कंपटीशन एंड मार्केटप्लेस। द प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल बिकम्स इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक। मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर कितना तरफ से प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है और स्ट्रेटजी के साथ भी बात कर रहा है, नीचे भी ऊपर भी, तो इसका रोल सेंट्रल होता चला जाता है। आप ये देखिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर भले कितना ही जूनियर क्यों ना हो, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट पे खड़ा होता है तो हर किसी की आंख इसी के ऊपर होती है। प्रोजेक्ट की बात होगी, हाँ जी प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, बुलाओ ना जरा उसको, उसी से पूछते हैं। मतलब ये कि हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है वो इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक है। उससे बड़े और छोटे से छोटे सब आदमी उन्हें बात करनी है, सब उसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। गुड प्रैक्टिसेस इन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने कहा जी मुझे प्रोजेक्ट का नॉलेज भी बड़ा, स्किल्स भी बड़े अच्छे आते हैं, टूल्स भी हैं, टेक्निक भी है, मैं अप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए। इसमें आपको बहुत से ह्यूमन स्किल्स चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। निगोशिएशन है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है, लोगों के साथ बात कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैटर करती हैं। तीन किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। एक तो जैसे अभी हमने कहा कि नॉलेज वगैरह तो होना चाहिए ना। नॉलेज है जो प्रोजेक्ट मैनेजर नोज अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस है उसने कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया, मतलब तजर्बा। और तीसरी चीज है उसकी पर्सनल स्किल्स, हाउ प्लीजिंग अ पर्सनैलिटी ही इज, हाउ डज ही बिहेव, हाउ डज ही ड्रेस, क्या मतलब किस तरह का ऑरा वो कैरी करता है, लोगों के साथ उसकी डीलिंग्स कैसी हैं। ये वही सॉफ्ट स्किल्स जिनकी मैंने आपसे बात की थी। और एक स्टैंडर्ड है पीएमआई का, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, उसके अंदर इन तीनों एरियाज को बताया गया है कि आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि मैं नॉलेज में कैसा हूं, परफॉर्मेंस में कैसा हूं और पर्सनल कैसा हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से मेरे में कहां कहां कमी है और मैं उनको कैसे कैसे दूर कर सकता हूं। एक बात ध्यान में रख लीजिए, वो कहते हैं जी लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ लीडर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन बी मेड, लीडर्स कैन बी मेड। ऐसी बात नहीं है कि कोई माँ के पेट से लीडर पैदा होता है। हाँ, मैं इतनी बात तो जरूर मान सकता हूं कि एक आदमी का पैदाइशी तौर पे उसके वोकल कॉर्ड्स बड़े स्ट्रांग हैं और आवाज ऊंची और दबंग किस्म की आवाज है, या उसकी हाइट बहुत ज्यादा है और बिल्ड बहुत खूबसूरत है और जबरदस्त है, ये चीजें बेशक कंट्रीब्यूट करती हैं, इसको आप बाय बर्थ कह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या ये चीजें जो, अगर मेरे में ये खामियां हैं, अगर मैं लंबे कद का नहीं हूं, आवाज मेरी बहुत दबंग नहीं है, तो क्या मैं लीडर नहीं बन सकता? तो मसला सिर्फ इतना सा है कि मुझे अपने दूसरे स्किल्स को पॉलिश करके आगे लेके आना होगा और मैं भी एक अच्छा लीडर बन सकता हूं, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूं। ये सारा कमाल सॉफ्ट स्किल्स का है और लर्नेबल स्किल्स का है। मुझे अभी याद नहीं है, एक प्रेसिडेंट था अमेरिका का जो कि बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था। मुझे नहीं याद, नाम नहीं याद, गालिबन कैनेडी के बाद में नहीं, पहले कहीं आया था वो, कैनेडी से पहले के दौर में था। नाम मेरे जहन से निकल रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत दबंग और बहुत जबरदस्त शख्सियत, खूबसूरत, वो कोई सेनेटर वगैरह था। और वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना जी कि प्लेस होल्डर, फोटो शूट वाला बंदा था। उन्होंने उसे गवर्नर से उठा के प्रेसिडेंट बनवा दिया और वो सिर्फ फोटो शूट ही करता था, पीछे हुकूमत कोई और चलाता था।
तो ही वॉज हिमसेल्फ नॉट अ वेरी गुड लीडर। उसमें बाकी जो जो जीन्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं, आवाज और ये, वो उसको तकरीर लिख के देते, तकरीर बोल दो, वो तकरीर बोल देता था। और इस किस्म की उसके अंदर क्वालिटीज तो जरूर थी, लेकिन बजाते खुद वो कोई लीडर नहीं था। तो कहने का मकसद है कि जरूरी नहीं। अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो लंबे लंबे कद और ये, और आवाज उनकी बिल्कुल ही लड़कियों जैसी, या कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक आगे पीछे हो सकती है, और उसको एनहांस और इम्प्रूव किया जा सकता है। और यही वो चीज है जो हम कहते हैं अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं, अपनी गलतियों को फाइंड करें और अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। अगर आप अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए दो तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड है। नंबर एक तो ये कि आपकी नीयत है कि नहीं है, आप अपने आप को बढ़ाना, बेहतर करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। आप भले 50 लाख कोर्स कर ले, लेकिन अगर आपने कसम खाई है मैं तो कुछ सीखना ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है आपका सीखने वाला, आपने वहां पे क्लासें बंक करते रहना है, सुनना नहीं है, अगर आपको खुद नहीं परवाह अपने आप को कुछ सिखाने की, तो आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, बेशक आपको मशीन में से गुजार दिया जाए। कुछ चीजें कोर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब मैंने आपको कहा कि एक आदमी है वो, उसकी आवाज ही दबंग है, उसकी बिल्ट ही बड़ी जबरदस्त है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो उसको कैचअप करती हैं, उसको बिल्ड करती हैं। आप उसको पैच कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के फॉल्ट्स को दूसरे स्किल्स हाईलाइट करके। अब ये कम्युनिकेशन का एक स्किल है, लोग बोलने चालने में, ये कहते हैं जी कि मौत के बाद जो सबसे बड़ा फियर है लोगों के दिल में, वो है स्टेज पे जाके ऑडियंस के सामने बोलना। मुझे का खेस सी बात लगती है, लेकिन आप जरा पहली दफा स्टेज पे जाके खड़े हों तो देखें कैसे हाथों के तोते उड़ते हैं। भले आपके सामने गधे बैठे हुए हों, लेकिन फिर भी एक आदमी से बात करना या एक छोटे से ग्रुप से बात करना और बात है, और ऑडियंस से जो सब आपकी तरफ मुंह करके एक्सपेक्टेंटली देख रहे हैं, उनसे बात करना कोई और बात है। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं, एक एक चीज है जी, इसको कहते हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब। इस्लामाबाद में हमने टोस्ट मास्टर्स क्लब आज से कोई 8-10 साल पहले फॉर्म किया था, मैं उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। और वो एक बड़ी खूबसूरत चीज है, कभी आपका वास्ता पड़े किसी भी, मतलब मेरा ख्याल है लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, तो एक से ज्यादा क्लब अवेलेबल है पाकिस्तान में। कभी उसे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा, इट इज अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस एंड यू रियली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दे डोंट टीच एनीथिंग, दे जस्ट कंडक्ट सर्टन एक्टिविटीज। एक उस हर हफ्ते एक मीटिंग होती है, मीटिंग कह लीजिए या वटेवर यू वांट, गैदरिंग होती है। उस गैदरिंग का एक एजेंडा होता है और हर दफा वो मिलता जुलता एजेंडा होता है। उसमें जनाब कुछ एक्सटेम्पोर स्पीचेस होती हैं, कुछ प्रिपेयर्ड स्पीचेस होती हैं, कुछ डिस्कशंस होती हैं। तो वो प्लान होता है सारा कि आज क्या क्या करना है। कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, लेकिन वो कर करके मैं आपको बिल्कुल, मैं इसका गवाह हूं कि ऐसा बंदा जो, जिसके मुंह से बात नहीं निकलती थी, शर्मीले की हद थी, 3 महीने बाद वो अपनी कंपनी प्रेजेंटेशन को लीड कर रहा था बाहर के मुल्क में। एक बंदा मेरे सामने, एक से ज्यादा लोग वहां पे स्टैमरर, जो मुंह से जो बोल नहीं सकते सही तरह से, 2-3 स्टैमरर्स आए हमारे क्लब में, और वो जनाब बिल्कुल फ्लुएंट होके वहां से निकल के गए। किसी ने कुछ नहीं सिखाया, दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड। तो दैट इज वन वे। अगर आप अपने लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप वहां चले जाएं। मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि हम फौज में कोई बहुत बड़े 30 मार खान होते हैं और हमें मैन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं। मैंने एक दफा, एक मेरे दोस्त थे फौज के, उनको कहा कि भाई आप अटेंड करें आके टोस्ट मास्टर का क्लब, और उसकी उसकी मीटिंग अटेंड करें। उसने कहा जी क्या होता है वहां पे? मैंने कहा ये कुछ होता है। ओ जी, बात ये कि मैं तो बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, सारी जिंदगी फौज में रहा हूँ, उससे पहले मैं डिबेटर था, मैंने ये तोप चलाई, वो तोप चलाई, तो ये तो बातें आप मेरे साथ ना किया करें। मैंने कहा यार चले ना सही, आप आइएगा, हो सकता है आपसे 4 बंदे और कुछ सीख लें, लेकिन आइएगा जरूर। आप यकीन करें, ये बंदा जो कि पूरी जिंदगी का डिबेटर था और जो बहुत जबरदस्त कोई मतलब यूनिट कमांड करके आया हुआ था, और बंदों के सामने बोलना उसके लिए कोई मसला ही कोई नहीं था, इसको हमने एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए स्टेज पे खड़ा किया है, और 1-1.5 मिनट का टाइम होता है कि 1-1.5 मिनट बोलना होता है। एक लफ्ज जो उसके मुंह से निकला हो उस 1-1.5 मिनट के अंदर, वो आ उ ई ही करता रहा।
फिर उसको एहसास हुआ कि यार ये तो दिस इज अ कंप्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड आई लैक दिस थिंग। मतलब मैं बहुत अरसे से टोस्ट मास्टर क्लब में, मेरा ख्याल है 7 साल हो गए, मैं नहीं गया, और मैंने वहां पे एक चीज डेवलप कर ली थी कि जब मैं बोलता था तो मेरी पूरी स्पीच में कभी भी बीच में ये जो आ उ ई हम करते हैं, रुकते हैं और ये करते हैं, ये खत्म हो गई थी, मेरी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई थी। लेकिन अभी मैं महसूस करता हूं कि मेरे फिर वो चीज बीच में आ रही है और मुझे वो प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। एनीवेज, ये तो खैर आपके पर्सनल इफेक्टिवनेस और पर्सनल स्किल्स की बात है, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होने चाहिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन पीएमआई ने इन 11 आइटम्स को हाईलाइट किया है। लीडरशिप स्किल प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड की लीडरशिप स्किल, और ये भी बड़ी मजेदार किस्म की लीडरशिप है। ये डंडे वाली लीडरशिप कतन नहीं है। आल्दो हम ह्यूमन रिसोर्स में जब जाएंगे तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन ये डंडे वाली लीडरशिप नहीं है, ये फौजी वाली लीडरशिप नहीं है। एक और बात मुझे याद है, मैं मास्टर्स के लिए गया अमेरिका में, पीएमआई की ये मास्टर्स थी और लीडरशिप में मास्टर्स था, और उसमें पहले दिन जब हम गए तो हम बड़े, मतलब कि जी हम पाकिस्तान से सिलेक्ट होके मैं आया हूँ और एक ही बंदा हूँ पाकिस्तान से, हर मुल्क से एक एक बंदा था, तो ये तो बड़े हमको 30 मार खाने, और हर कोई इसी उसमें अकड़ में आया हुआ था कि जी मेरे से बड़ा तो लीडर दुनिया में पैदा कोई नहीं हुआ। वहां पे जेरी ब्राइटमैन हमारा प्रोफेसर था, और उसने पहले दिन जब हमें मिला तो उसने कहा जी बताएं आप लोग प्रोजेक्ट ये सॉरी लीडरशिप क्या होती है। सबने अपना अपना एक्सप्लेन किया। हमने जो सारी जिंदगी फौज में सीखा था वही डेफिनेशन बता दी कि डंडा ले लो और घुमाना शुरू करो, देखो कैसे सीधा नहीं होता काम। उसने किसी को ये नहीं कहा कि तुम सही कह रहे हो या तुम गलत कह रहे हो, उसने सबकी बात सुन ली। लेकिन 3 दिन के बाद जब वो सेशन करके अटेंड करके हम बाहर निकले, तो मुझे उस वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि मैं सारी जिंदगी जो लीडरशिप देखता रहूं और करता रहूं वो बिल्कुल बकवास थी, उसको लीडरशिप कहते ही नहीं है। अगर डंडे के जोर पे मेरे नीचे 10 या 20 या 100 बंदा खड़ा कर दिया जाए, जिनकी जुबानें बंद कर दी जाए, जिनको बोलने की इजाजत ना हो, और मैं उन पे भौंकना शुरू कर दूं, तो ये कौन सा बड़ा कारनामा आपने कर दिया। आपको लोगों के दिल मोने होते हैं, आपको डंडा नहीं इस्तेमाल करना होता। अगर आपको डंडा दिया भी गया है तो लीडरशिप का मतलब है कि आप अपने ग्लैमर से लोगों को काबू करते हैं, आप अपनी ताकत को कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये है कमाल लीडरशिप। एनीवे, ये चीजें हैं जी। फिर टीम बिल्डिंग है, आपने टीम में काम करना है, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे स्किल्स जो टीम को इकट्ठे काम, अकेले अकेले हम सब बड़े बड़े माहिर हो सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर काम करने में हम कितने बेहतर हैं ये हमें नहीं पता। कभी किसी बंदे ने, एक बंदे ने टीम के साथ काम ही नहीं किया, ऐसे 10 बंदों को आप इकट्ठा कर दें, वो आपस में लड़ते मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे। फिर लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर का स्किल है। लाजमी बात है इसका लीडरशिप से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन मोटिवेशन इज नॉट जस्ट द मैटर ऑफ कि जनाब हाउ हाई इज योर मोरल टुडे। दिस इज नॉट अ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज कि आप उनके दिल के अंदर बैठे हों, वो आपके लिए वाकई दिलो जान से कुर्बान होने को तैयार हो, या फॉर दैट मैटर चले आप पे ना कुर्बान हो, कम से कम अपने काम को करने की पूरी नीयत रखते हो। आपने उनको काम के हिसाब से मोटिवेट करना है, आपने उनसे कोई खुद कुछ हमला नहीं कराना, आपने उनको जो काम करवाना है उसके हिसाब से मोटिवेट करना है। उसमें उसको कोई अट्रैक्शन नजर आ रही हो, उसको उसमें कोई चीज जाज़बियत नजर आ रही हो। फिर यू शुड कम्युनिकेट विद योर पीपल ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। एंड यू नो, खैर मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी ये फौज में ये सब कुछ गलत ही होता होगा। मोटिवेशन भी बहुत आला है फौज में, जो वो मोटिवेशन आपको बाहर कहीं नजर आ जाए तो बता दें। टीम बिल्डिंग अपना एक स्टाइल है उनका, लेकिन जबरदस्त है। अपनी लीडरशिप का एक तरीका कार है। कम्युनिकेशन आला है, मतलब ये जरूरी है कि हर अफसर जो है वो जवानों के साथ उठे बैठे खाए पिए, ये जरूरी है, जबकि ये चीजें हम आम तौर पे आम माहौल में सिविल में नहीं करते। बट एनीवेज, और मुझे इससे एक और चीज याद है, ये अपना नोकिया सीमेंट का सीईओ था, वो क्या करता था कि हर हफ्ते वो पूरी कंपनी में एक कुर्रा निकालता था, बैलेट करता था, किसी का भी का नाम निकला है, बेशक वो स्वीपर है या कोई हेड है, वो उस एक आदमी के साथ किसी बड़े होटल में एक
खाना खाता था जाके, उससे डिस्कस करता था, उससे बातें करता था, भले वो स्वीपर है और भले वो उसका वाइस प्रेसिडेंट है, किसी एक बंदे का कुर्रा निकलता था और उसके साथ वो बैठ के खाना खाता था एक बेस्ट एनवायरनमेंट में और 1-to-1 इंटरेक्ट करता था। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह की एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, और ये तो उसका एक मेजर होगा ना, और पता नहीं और भी क्या कुछ करता होगा। लेकिन ये बात मुझे उसकी बड़ी पसंद आई कि इस तरह ही वॉज गेटिंग टू नो कि लोग नीचे लेवल पे क्या सोच रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। एक तो मैंने कहा फ्लेक्सिबल तो उसे होना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जिसे कहते हैं ना कि पहले तो अच्छी तरह से सोचो, मेक अप योर माइंड, एंड वंस यू हैव मेक अप योर माइंड देन योर डिसीजन शुड बी फाइनल। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अगर सोचे समझे तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे तो गलत नहीं होंगे। पॉलिटिकल और कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो जो उनके स्ट्रेटजी को भी समझ सके, माहौल को भी समझ सके। निगोशिएशन के, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स उसको चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग इज रिलेटेड टू टीम बिल्डिंग, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग टीम के साथ भी है और स्टेक होल्डर्स के साथ भी है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। और यू शुड बी अ गुड कोच, अ गुड काउंसलर, अ गुड मेंटर। तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इनको अगर आप और तफसील में देखना चाहें तो इसके आगे जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हैं उसमें मैंने पीएमबीओके का एक पूरा अपेंडिक्स कॉपी कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ स्लाइड्स की सूरत में, ये अपेंडिक्स X3 है। इसको आप अपने तौर से पढ़ लीजिए। दिस विल गिव यू, जिसे कहते हैं ना कि सफिशिएंट मटेरियल ऑन ईच वन ऑफ दीज टॉपिक्स। मगर ये कि ये हम इनको इधर क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई डाउट हुआ आपका तो फिर हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। जैसे लीडरशिप है, लीडरशिप के ऊपर टीम बिल्डिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, इसी तरह मोटिवेशन है। इसको रीड जरूर कीजिएगा क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, और अगर जरूरत हुई, किसी का टाइम हुआ, तो हम इन चीजों को फिजिकली डिस्कस भी कर लें। तो ये जनाब आपका आज का मटेरियल हो गया, और आई थिंक इसके अलावा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर। ये जो पहला चैप्टर और दूसरा जो शुरू की चीजें होती हैं, इनमें जरा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमने एस्टेब्लिश करना है, उनके हिसाब से चलना है। तो इस हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हम काफी तेज हो जाएंगे। आज हमारा 5वां सेशन था, आज ये चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक आप फ्लो में आ जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? ये जो लीडरशिप और ये बाकी चीजें आपने बताई हैं, जी जी। इनके कितने अदर देन मतलब है कि लर्निंग वैल्यू कितने परसेंट है इसमें इसके पीएमपी के हिसाब से? देखिए परसेंटेज एज सच नहीं है क्योंकि ये चीजें तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है। इनिशिएशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, हर जगह पे आप ये वाले स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दे कैन बी आस्क्ड एनीवेयर। तो इनको अलहदा से नहीं डिस्क्राइब किया हुआ कि इसके इतने सवाल आएंगे, ऐसे नहीं है। जी और कुछ? सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ सर, काफी काफी स्पीड सर आज भी रही है वैसे जी दरमियान में सर, वो काफी तेज हो गया दरमियान में सर आज। काफी क्या हो गया जी? मैंने कहा सर आज काफी स्पीड खींची है हमने सर। नहीं जी, स्पीड कोई नहीं खींची, अभी हमने बड़ा स्पीड खींची है। घबराए ना, हमारी स्पीड ऐसे ही रहेगी। सर नेक्स्ट क्लास परसों होगी सर? तो अभी कल तो क्या है, कल तो हमारी क्लास नहीं है ना जी, संडे को होगी। कल नहीं है सर, या संडे को होगी सर। तो सी यू ऑन संडे सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच, सर प्लीज। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir.